नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि इस बार जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है 2024 में, लगभग आपके 9 सितंबर से शुरू होकर और 26 सितंबर तक एग्जाम आपका चला है, जिसमें तकरीबन 36 शिफ्ट आपकी कंडक्ट हुई हैं और उसके अंदर कितने क्वेश्चंस बायोलॉजी के आए हैं और किस पैटर्न पे क्या सवाल आपके रहे हैं, उनको आज हम जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपके आंसर के आने के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है या कम हुआ है या कुछ पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन 36 शिफ्ट के जितने भी सवाल हैं उन सभी के सॉल्यूशंस को, और प्रॉपर्ली ये जानेंगे कि किस प्रकार से आने वाले अब आप अपने एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। ये आपके सीजीएल प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं और साथ में मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर बात करी जाए आपकी रेगुलर क्लासेस की, तो आपकी रेगुलर क्लासेस रोज सुबह 11 बजे चल रही हैं, यानी डेली सुबह आपके रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपकी डेली मॉर्निंग 11 AM क्लास हो रही है, जिसमें आपके फर्दर इंपॉर्टेंट सवालों को हम आपको करा रहे हैं, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाती है, जिसका नाम है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। किसी ने ज्वाइन ना किया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डायरेक्टली वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर तैयार हैं तो भेज दीजिए एक थम्स अप का साइन कि मैडम हम तो तैयार हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, शिफ्ट थी 9 सितंबर वाली, पहली शिफ्ट का पहला सवाल जो आपके आया था वो आपकी स्क्रीन पर है। Which of the following pairs is incorrect regarding the grade of organization and its example? संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? सेल्यूलर ग्रेड साइकन में, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड पैरामीशियम में, सेल टिश्यू ग्रेड जेलीफिश में या टिश्यू ऑर्गन ग्रेड यूप्लेक्टेला के अंदर। अब देखो आपका आंसर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये जो सवाल है ना, ये सवाल है कॉन्सेप्ट बेसिस पर, जो एसएससी की खासियत है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर किसी ने ध्यान से एनिमल किंगडम का चैप्टर किया हो तो मैम बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। पहला ही सवाल है, आपको एनिमल किंगडम की शुरुआत में बताई थी कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं तो कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ अकशेरुकीय हैं तो कुछ कशेरुकीय कहे जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में जब आप पूरा पूरा डिवीजन देखते हैं तो वहां नजर आता है कि शुरुआत में पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, उसके बाद आपका एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब क्या है मैम, धीरे धीरे करके इनमें एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत पोरीफेरा से होती है जिसमें कोशिकीय संगठन है, सेल्यूलर ग्रेड है। उसके बाद सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा आता है जहां टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी उत्तक स्तर पे संगठन देखने को मिलता है। और इनके एग्जाम्पल शुरू में ही बताया था कि देखो एग्जाम्पल्स के साथ इस चैप्टर को बारीकी से कर जाना, पहले दिन पहली शिफ्ट में ही आपको ये सवाल मिल गया। पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत आप बता सकते हो, इनकरेक्ट है इसमें से ऑप्शन नंबर डी, यानी टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। एक्चुअली ये जो यूप्लेक्टेला है ना, ये यूप्लेक्टेला आपका एक प्रकार का पोरीफेरा में आने वाला जीव है। कौन से संघ में? पोरीफेरा। और पोरीफेरा जो संघ है इसके अंदर पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ सेल ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो मैम इसमें गलती क्या है कि टिश्यू ऑर्गन ग्रेड नहीं होना चाहिए था, सेल ग्रेड होना चाहिए था। जैसे आपने पहला पार्ट देखा सेल्यूलर ग्रेड साइकन में, साइकन भी एक प्रकार का पोरीफेरा है, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता है, बिल्कुल सही है। जेलीफिश की बात करें सीलेंट्रेटा में आती है, यहां पर सेल और टिश्यू बनने शुरू हो जाते हैं। तो पहले 3 उत्तर हमारे ठीक हैं, लेकिन फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आपने कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाई हुई है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता था। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के आधार पे तुम कहोगे ना कि मैम कहाँ से बाहर से सवाल आते हैं, प्रॉपर एनसीईआरटी के आधार पे ये चार्ट भी मैंने आपको क्लास में कराया था, बताया था कि एनिमल किंगडम के अंदर जो जंतु होते हैं उसमें सेल का लेवल कहाँ है, वो सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा का है। ये दोनों बाकी सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आ जाता है टिश्यू लेवल, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, यानी ये सब धीरे धीरे बनते हैं आपके। प्लेटीहेल्मिन्स में अंग बनने शुरू होते हैं, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने इन सारे संघों को, इनके उदाहरण को पढ़ा होगा तो आप गलती करेंगे ही नहीं। और अगर बात करें कि मैम चलिए यूप्लेक्टेला है क्या, इसको भी जान लेते हैं। देखिए यूप्लेक्टेला आता है पोरीफेरा संघ में। इन पोरीफेरा संघ के जीवों को स्पंज कहा जाता है।
स्पंज क्यों? इनमें छिद्र होते हैं, पोरीफेरा, पोर है जिसकी बॉडी में, पोर मतलब होता है छेद, छोटे छोटे से होल्स होते हैं मैम, तो जिसकी बॉडी में छिद्र है, आपने घर में स्पंज देखी होगी, वैसे ही आपको ये सारे जीव इसके नजर आते हैं। मतलब इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, चाहे मैं साइकन की बात करूं, स्पॉन्जिला है, यू स्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्जिया, जितने भी हैं, इन सबकी बॉडी में छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं कि अगर ये दिख रहा है तो इसके शरीर पर देखो ऐसे छिद्र होंगे, यहां से पानी अंदर और यहां से पानी बाहर। उधर देखेंगे बाथ स्पंज, घर में देखा है वो बर्तन साफ करने का जूना, वो भी इसी प्रकार से स्पंज जो होता है, नहाने का बाथ स्पंज, ये सब आपको उदाहरण इसमें नजर आएंगे। ये है यूप्लेक्टेला, जिसको कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। आप जब भी किसी की शादी में जाते हो तो आप तोहफा देते हो, और वहां पर आप गुलाब, एक गुलदस्ता दे दिया, कोई फ्लावर का बुके दे दिया, आप ये देते हैं। जापान कंट्री में इस यूप्लेक्टेला, जो कि एक जानवर है, जो कि एक प्रकार का पोरीफेरा संघ में आने वाला एनिमल है, उसको दिया जाता है एक गिफ्ट के तौर पे। ठीक है, तो इसको हम दिख रही है एक बास्केट की तरह मैम, नजर भी नहीं आ रहा कि एक एनिमल है, बट स्टिल इट इज एन एनिमल, वो नहीं है मैम, इसकी बात कर रहे हैं। इस पे भी देखोगे पूरी बॉडी पर छेद हैं, पूरी बॉडी पर छिद्र से आपको नजर आ रहे हैं। कुछ इस प्रकार के इसके रेशे होते हैं, फाइबर जैसा दिखाई देता है, और इसको तोहफे में दिया जाता है जब किसी अच्छे ओकेजन पे आप जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये एज अ गिफ्ट उठा करके एनिमल को दे देते हैं, मानते हैं कि अच्छाई का एक प्रतीक है, तो इसे कहते हैं यूप्लेक्टेला। इसका दूसरा नाम होता है वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगली बार अगर कुछ ऐसा पूछ ले कहीं पर, तो यूप्लेक्टेला, साइकन, स्पॉन्जिया, ये सब नाम हमारे पोरीफेरा नाम के संघ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट आपके मोनोइशियस वर्ड को सही से परिभाषित करता है? बहुत अच्छी तरह से, एक फूल जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों हैं, डायथीकस वाला एक फूल, केवल गाइनोशियम युक्त एक फूल, या केवल एंड्रोशियम युक्त एक फूल, यानी मोनोइशियस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहां पर उत्तर क्या सही होगा कि मोनोइशियस मतलब जिसके पास फीमेल और मेल दोनों ऑर्गन्स हैं, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट और गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट, और ऐसे सिंबल हम बना देते हैं, ये फीमेल होता है और ऊपर मेल लगा दिया, तो ये बन गया आपका मोनोइशियस वर्ड। मोनोइशियस कह लो या हर्माफ्रोडाइट कह लो, जिसकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स आपको नजर आते हैं। तो मोनोइशियस को एक नाम से और जाना जाता है हर्माफ्रोडाइट। जैसे हम केंचुए को देखते हैं, केंचुआ क्या है? हर्माफ्रोडाइट है, जिसकी बॉडी में मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही यहाँ पर उपस्थित होता है। बेहतरीन, तो इस प्रकार से आपका उत्तर देखा जाएगा। ये देख सकते हैं फूल के अंदर जहां पर आपके ये मेल पार्ट है और बीच में फीमेल की ये ओवरी दिखाई दे रही है, तो मेल और फीमेल दोनों में है, इस वाले को आप कहेंगे मोनोइशियस। जिसमें अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो मेल पार्ट नहीं है, केवल फीमेल पार्ट है, तो इसको डायोशियस कहेंगे। डायोशियस मतलब जहां पर आपका यूनिसेक्सुअल दिखाई दे, भाई एक मेल अलग है और फीमेल अलग दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार का भाग नजर आता है। अगला सवाल है विच कंडीशन, जिसको हम एक टेरस के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपके शरीर पर, त्वचा पर, आंखों पर कुछ पीलापन जो है वो नजर आता है। ठीक है, इसके सफेद हिस्से में पीलापन आ जाता है, ये स्थिति कौन सी होती है? इक्थायोसिस, जॉन्डिस, एक्जिमा या पेम्फिगस के नाम से आप इसे जानेंगे। आंसर क्या होगा कि मैम देखो पीलापन बता रहा है, ठीक है, पीलापन बता रहा है, येलोइंग, और येलो तो हमने एक जगह पर देखा है कि जब पीलिया होता है तो व्यक्ति की आंखें, त्वचा, ये सब पीली हो जाती है। अब देखो नया क्या पूछा है इस बार ना, आप यूजुअली जॉन्डिस पढ़ते आ रहे हो, आपसे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करा दिया कि इसको एक टेरस के नाम से भी जानते हैं। अब तक सबको पता था पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, लेकिन हिंट भी उसने दी है। टफ नहीं है मैम क्वेश्चन समझदारी वाला है। जहां सिंपल पूछा पीलिया, आपका पीला पीला बॉडी पे देखने को मिलता है। अच्छा चलो, अगर इसे एलिमिनेशन मेथड से भी करते तो मैम एक्जिमा है, पेम्फिगस है, एक थायरोसिस है, ये स्किन की बीमारियां होती हैं, ये त्वचा पे होने वाली अलग अलग रैशेस वाली बीमारियां होती हैं। लेकिन पीलिया में हमें नाम भी दिख रहा है कि अच्छा जॉन्डिस आया है, तो बहुत प्यार से एलिमिनेट कर सकते थे, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। आप देख सकते हैं ये भी 9 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का सवाल है, जिसमें आपको आंसर नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना भाई, एक टेरस कहते हैं जॉन्डिस का दूसरा नाम यहाँ पे कहा जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, किसको प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? व्हीकल, इकोसिस्टम, ह्यूमंस या प्लांट, जो कि आपके इकाई के रूप में जो क्रिया कर रही है।
तो आंसर क्या लगाएंगे कि प्रकृति की इकाई के रूप में काम करने वाला हमारा इकोसिस्टम है। भाई नेचर में कौन काम कर रहा है? नेचर में ये पूरा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है। और इस इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? मानव, मानव के साथ जितने भी जीवित जीव हैं इनका आपसी संबंध, कि भाई मानव जो है उसकी एक रिलेशनशिप है अपने नियर बाय एनवायरमेंट से। आप अल्टीमेटली पूरे पृथ्वी पर जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसमें काम तो आप ही कर रहे हो। या तो आप इंसान के तौर पे काम कर रहे हो, कोई जानवर काम कर रहा है, कोई प्लांट काम कर रहा है। आप सबका आपसी संबंध क्या है, आप कैसे सरवाइव कर रहे हो, ये हम इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो क्रिया करने वाला फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कहलाया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आराम से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रिवॉल्यूशन? कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह कृषि में खाद्यान्न और विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। यह जंगल की हिस्सेदारी बढ़ाने की एक नई रणनीति है। सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग कराने की नई रणनीति है, या केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करना ये एक नई रणनीति है। तो बहुत सिंपल पार्ट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब हरित क्रांति, और आप जानते हैं कि हरित क्रांति किसके लिए देखी गई थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बात करूं अगर हरित क्रांति के बारे में, तो कृषि में, एग्रीकल्चर में जो फूड ग्रेन है, स्पेशली अनाज की बात कर रहे हैं, व्हीट ग्रेन्स की बात करें, चावल की बात करें, तो ये उनको बनाने के लिए आपकी क्रांति जो है वो लाई गई थी। अगर मैं हरित क्रांति की बात करूंगी तो इसके जनक का नाम MS स्वामीनाथन, ठीक है, मोनाकंबू संबाशिवम स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है। ये भारत में है, इंडिया में। और अगर आप पूरे वर्ल्ड में पूछेंगे कि वर्ल्ड में इसके फादर कौन कहे जाते हैं, जनक, तो वहां नाम आता है नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो खास तौर पे अब अपने आने वाले और एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिससे आपको पेपर का एक पैटर्न अंदाजा लगेगा कि भाई एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। ठीक है, क्या स्तर है, लेंदी है, टफ है, सिंपल है, ये बेसिस है। तो वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉग। और अगर मैं जनक की बात करूं या भारत में बात करूं कि इसके जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन जाने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सा कथन गलत है? फैट और ऑयल गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। समय के साथ वसा और तेल कम हो जाते हैं और बदबू आने लगती है। वसा और तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है, वो बासी हो जाते हैं। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। या चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में नाइट्रोजन भर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका 9 सितंबर को तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में अगर गलत पूछा जाए तो देखो यार, तेल और वसा की बात कर रहा है, ये समय के साथ ना खराब नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मैम इसमें से बदबू आने लगती है। आप देखेंगे लोग कई महीनों का रखा हुआ तेल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इट डजंट मीन कि मैम वो समय के साथ वसा और तेल आपके कम हो जाते हैं, उनके साइज कम हो जाएगा कि हमने 1 लीटर तेल रखा था आधा लीटर रह गया, ऐसा नहीं होगा। और साथ साथ में इनमें बदबू आने लगती है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। इसका प्योर एग्जाम्पल देसी घी का आप देखते हो, कितने भी महीने रख लो कभी भी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसने दिया है कि खराब हो जाते हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी सभी आपके यहाँ पर सही दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपका देखा जाएगा। ये सब आपको थ्योरी में फैट का जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहां बताया भी था। अगला बताइए, निम्न में से कौन सा 1952 में विकसित एक निष्क्रिय या मृत पोलियो वैक्सीन कही जाती है? साक वैक्सीन, इम्वानेक्स वैक्सीन, HDCV वैक्सीन या TAB वैक्सीन? किसको कहते हैं कि ये आपके इनएक्टिवेटेड और किल्ड पोलियो वैक्सीन है? अब इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी क्या मैम? बहुत सिंपल पार्ट है कि भैया उसने इतना पूछा है पोलियो की वैक्सीन, तुम्हें पता है कि बाकी की कोई वैक्सीन पोलियो की नहीं है। साल्क एंड सबीन के नाम से जानी जाती थी। ये जिन्होंने बनाई थी उसके नाम पर वैक्सीन का नाम दिया गया था। हालांकि पोलियो के 2 बूंद जिंदगी के वाले जो टीके हैं वो अपने 5 साल तक के बच्चे को आप लगवाते हैं, वो भी है। उसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, जो आप ओरली बच्चे को दवाइयां पिलाते हैं। दूसरा साक वैक्सीन जो है वो भी आप देख सकते हैं, ये किल्ड पोलियो वैक्सीन है। इसमें आपके इनएक्टिवेटेड जो डेड एंटीजन्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी ये आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 नाम ध्यान रखना, साल्क और सबीन का। इन्होंने ही
पोलियो की वैक्सीन को बनाई थी। पोलियो जो किसके द्वारा होता है, एक वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम है एंटेरोवायरस, और जाकर के बॉडी को पैरालाइज करा देता है। पहले गट में जाता है, अमाशय में, फिर आपके ब्रेन में जाता है और फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते पैरालिसिस तक ये यहाँ पर करा देता है। ठीक नहीं हुआ तो परमानेंट डेथ इसकी देखी जाती है। हालांकि अब तो पोलियो के काफी कम केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका टीका अपने बच्चों को जरूर लगवाना चाहिए। बाकी देखिए ऑप्शन M1X वैक्सीन है, ये चेचक का टीका है जो स्टार्टिंग में आपने सुना होगा कि ये स्मॉल पॉक्स के टीके लगते थे। इसके अलावा आपकी HDCV वैक्सीन हो गई, TAB वैक्सीन हो गई, ये टाइफाइड A B पैराटाइफाइड इन सभी के लिए यहाँ पर दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। ये आपकी पोलियो की वैक्सीन है, पोलियो माइलेटिस वैक्सीन इनएक्टिवेटेड के नाम से जो आती है ये आपको मिल जाएगी। जो ड्रॉप्स पिलाते हैं वो अलग रहती है बच्चों को, ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से इसको जाना जाता है कि 2 बूंद जिंदगी की भैया OPV कहीं नाम आ जाए तो OPV मतलब क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन इसको यहाँ पर कहा जाएगा। इसके अलावा आपके बहुत सारे वैक्सीन में TAB का भी नाम आता है। तो TAB जो होती है वो टाइफाइड, पैराटाइफाइड A, पैराटाइफाइड B, ये टाइफाइड जो बैक्टीरिया से होता है उसके लिए लगने वाला टीका कहा जाता है। ठीक है, M1X हो गई, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो सवाल है ना, ये काफी टाइम बाद SSC ने पूछा है, जहां पर डायग्राम दिए हैं, जहां पर फोटो दिए हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया के संरचनात्मक विवरण को दर्शाता है। 4 डायग्राम्स उन्होंने सामने दे दिए और पूछा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कौन सा पार्ट में आपको नजर आ रहा है। तो आपने देखा कि देखो भैया ये भी नहीं है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया और ये भी नहीं है। मतलब अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूंगी तो मुझे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा ही आकृति का दिखने वाला ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपको नजर आता है। अंदर से एक परत जो होती है इसकी वो मुड़ी हुई नजर आती है। ठीक है, और इसलिए क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यहां पर आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। और दूसरी बात, आपके SSC के द्वारा देख सकते हो ऐसे भी सवालों को पूछना इन्होंने शुरू कर दिया है। यानी कि अगर बात की जाए कि मैडम अब तक डायग्राम वाले सवाल रेलवे पूछता था, अब वापस से SSC ने भी शुरू कर दिया है। सेल चैप्टर में जो कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था इस माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी कहानी कि भैया देखो डायग्राम के साथ पढ़ के जाना। आंतरिक लेयर को क्रिस्टे कहा जाता है और ये एनर्जी जिसे कहते हैं ना पावर हाउस, ATP बनाने वाला, वो आपकी कही जाएगी। तो ये ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसके डायग्राम बेस पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। वास्तविक NCERT का ये सेम डायग्राम है और कहाँ से उठाया ये भी आप देख सकते हो। सेम पिक्चर उन्होंने यहाँ पे रखी। अगर आप थोड़ा सा डायग्राम्स पर भी आप फोकस करेंगे तो वो आपके आने वाले एग्जाम्स में मदद करेगा। मतलब ये है कि 1-2 सवाल अगर इस शिफ्ट में पूछ रहा है तो भाई आगे भी आपसे देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एव्स। किन जीवों को एव्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किन जीवों को एव्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मछली, मेंढक, सांप या पक्षी। अब एव्स का मतलब क्या है, इससे ज्यादा सिंपल सवाल बताओ क्या होगा कि मैम एव्स का मतलब है पक्षी। ये एव्स नाम का जो आपका संघ होता है ये आता है वर्टिब्रेट्स में, जिसको आप कशेरुक के नाम से जानते हो। वर्टिब्रेट्स, कशेरुक। कशेरुक के अंदर आते हैं आपके कुछ तो मछलियां जिनको पाइसेस की श्रेणी में रखते हो, और इसी आधार पे आपके कुछ होते हैं टेट्रापोडा जिनमें 4 प्रॉपर 2 हाथ 2 पांव नजर आते हैं। इस टेट्रापोडा के अंदर आता है एव्स जिनको आप कहते हैं पक्षियों के नाम से। इसी टेट्रापोडा में एम्फीबियन आएंगे, उभयचर, रेप्टाइल्स आएंगे, सरीसृप, मैमल्स आएंगे, स्तनधारी, और एव्स यानी कि पक्षी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ वर्टिब्रेट्स जिनमें कीड़े वीड़े आते हैं और बाकी हमारे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आपको दिखाई दे जाएंगे। अगला बताइए, आपके करंट अफेयर संबंधी सवाल भी है। कह रहा है कौन सी स्पीशीज जिसको हम ब्लैक लिप पर्ल ओयस्टर के नाम से जानते हैं, ये आपके इंडो पैसिफिक में मिली थी विद इन ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। किस प्रजाति को ब्लैक लिप पर्ल ओयस्टर के रूप में जाना जाता है जो इंडो पैसिफिक में उष्ण कटिबंधीय मूंगा चट्टानों के भीतर पाई जाती है। करेक्ट। तो यहाँ पर रिसेंट आप लोगों ने सुना होगा पिंक टाडा, ये आप स्पीशीज
जो है ये यहाँ पर मिली थी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का आपको काले रंग का जो सच्चा मोती होता है ना, एक्चुअली ये जितने भी पर्ल ओयस्टर सुनते हो आपने, अंगूठी पहनते हुए लोगों को देखा होगा, वो छोटे छोटे सफेद मोती वाली, क्यों कहते हैं कि गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अरे गुस्से का तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो सच्चा मोती जो होता है वो आपके ओयस्टर से मिलता है, जिसको हम एक प्रकार का जानवर मानते हैं। ये जो नाम है आपके पर्ल ओयस्टर, ये आता है मोलस्का नाम के संघ में, जिसमें सॉफ्ट बॉडी वाले, मुलायम शरीर वाले जीव आते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, मुलायम जिनका शरीर होता है। जैसे ऑक्टोपस की बात करूं, घोंगा, स्नेल, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये सब आपके एग्जाम्पल इसी के देखे जाते हैं। ठीक है, तो मुलस्का की श्रेणी में आता है ये पिंक टाडा। आप डायग्राम में देखेंगे तो सीप का मोती का नाम दिया जाता है, सुनना है ना, सीप का मोती होता है। तो इस प्रकार के मोती आपके इसमें से बनते हैं, काले रंग का होता है ये, बेसिकली ब्लैक लिप, नाम में आ रहा है ब्लैक लिप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ब्लैक बाहर इसकी आउटर कवरिंग है, बीच में देखो सच्चा मोती जो है वो छोटा सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की स्पीशीज होती है, तो ये आपका आंसर पिंक टाडा ओयस्टर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। गिरगिट है, पावो, मैक्रोपस या सिट्टाक्युला, बताइए कौन हो जाएगा। कोल्ड ब्लडेड का नाम किसके लिए देंगे, बहुत बढ़िया, कोल्ड ब्लडेड मतलब ठंडे खून वाले, और ठंडे खून वाले में हमारे यूजुअली जितने भी उभयचर हैं इनका खून ठंडा है, रेप्टाइल्स हैं इनका खून ठंडा है, लेकिन अगर पक्षी की बात करूं, एव्स की बात करूं और स्तनधारियों की बात करूं, तो ये हो जाते हैं वार्म ब्लडेड में। तो इसका मतलब अगर हम यूजुअल देखेंगे तो मैम इन सब से हट करके हमारे पास एक गिरगिट दिखाई दे रहा है। ये गिरगिट क्या होता है, जिसका कोल्ड ब्लडेड फीचर होता है, यानी रेप्टाइल्स की श्रेणी में आता है। बाकी सब हमारे पास क्या है, बर्ड्स हैं। पावो की बात करूं, माइक्रोपस की बात करूं, माइक्रोपस आपका मैमल में आ गया, सिट्टाक्युला हो गया आपका पैरट, ये सब हमारे पक्षी और स्तनधारी में आते हैं जिनके गर्म खून होते हैं। गर्म खून से मतलब ये टेम्परेचर को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर के चेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं। बट गिरगिट क्योंकि किसके श्रेणी में आता है, सरीसृप जो रेंगते हैं, तो मैम ये नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये वार्म ब्लडेड नहीं होते, ये कोल्ड ब्लडेड कहे जाते हैं। ये पांचों आपके वर्टिब्रेट्स की श्रेणी है, जिनके अंदर मेनली आपके पक्षी और स्तनधारी दोनों ही वार्म ब्लडेड हैं, बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड दिखाई देते हैं, चाहे मछली हो, चाहे उभयचर जिसमें मेंढक आता है, चाहे आपके सरीसृप जिसमें आपका मगरमच्छ है, कछुआ, टर्टल, टॉर्टोइज, सांप, लिजर्ड, छिपकली, ये सारे जीव आते हैं। ठीक, अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ एव्स, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, they give birth to live young ones with some exceptions, those lay eggs, they are warm blooded या they breathe through the lungs। कौन सी विशेषता पक्षियों की नहीं है, एव्स को हम पक्षी ही कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, नॉट ऑफ एव्स, तो भाई देखो एव्स की नहीं है, तो मैम एव्स में 4 कक्ष का हृदय देखा जाता है, गलत है। ठीक है, इनके अंदर 4 कक्ष का हृदय है, पक्षियों की बात कर रहा है जिसके अंदर एक्चुअली देखा जाता है। फिर दूसरा कह रहा है कि दे आर वार्म ब्लडेड, बिल्कुल सही भाई, ये वार्म ब्लडेड भी होते हैं, ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बच्चों को जन्म थोड़ी देते हैं, जन्म देने वाले तो सिर्फ स्तनधारी थे, बच्चों को जन्म देने वाले ये तो अंडे दे रहे थे। तो कौन सा कथन पक्षियों के बारे में गलत है, ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। 4 कक्ष का हृदय जैसे मानव का होता है वैसे ही आपको पक्षियों का दिखाई देता है, 2 आलिंद और नीचे की तरफ 2 निलय। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें प्रॉपर थ्योरी क्लासेस में कराए हैं, आपकी बायोलॉजी की 1 शॉट वीडियो भी आपको कराई थी इसी उद्देश्य के साथ कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाए। ये एनिमल किंगडम के वो फीचर्स हैं जहां से निश्चित है कि भैया देखो सवाल आता है, और देख सकते हो हर शिफ्ट में जंतु जगत का एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे होगा। ये 10 सितंबर के 3rd शिफ्ट का सवाल है। अगला देखिए, किस कोशिका के अंग को छोटे गोल अंग के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरता है, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियस या परऑक्सीसोम। अब जब बात यहाँ पर आई कि मैम हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो पढ़ाया था पूरी एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन इन्होंने क्वेश्चन में दी है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड कौन बना रहा है, एक छोटा सा कोशिकांग है, उसका नाम है परऑक्सीसोम, कुछ और नहीं है मैम। पता है वैक्यूल पानी इकट्ठा कर रहा है, न्यूक्लियस ब्रेन है, सेंट्रोसोम हमारे सेंट्रोमियर के साथ आपके सेल डिवीजन में काम करेगा, लेकिन परऑक्सीसोम जो है
इसका काम देखा जाता है ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस कराने में, ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया कराता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड के उत्पादन में ये मदद करता है। एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से आपको लिखा हुआ है, आपके क्लास नोट्स में आपको लिखवाया है, तो एक बार जरूर से देखिएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये सारे हमारे कॉमन पार्ट होते हैं, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब हमारे कोशिका के अंग कहे जाते हैं। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा रेडिएशन ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? हरित विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान विकिरण या पराबैंगनी विकिरण? ग्रीन रेडिएशन, इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट? मतलब मैम इस सवाल में बताओ क्या ही था? फिर कहते हो राधिका मैम ऐसे भी सवाल आते हैं, हर टाइप का तुम देख रहे हो, सिंपल से सिंपल भी है और टफ से टफ भी है, कि मतलब जहां दिमाग घूम जाए। लेकिन इस बार इतने कुछ खास क्वेश्चंस टफ या लेंथी नहीं आए हैं, बायोलॉजी के बहुत बेसिक सवाल आए हैं। अगर किसी ने ढंग से नोट्स पढ़े हैं, ढंग से क्लास करी है, तो कोई समस्या नहीं है उसके लिए। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आंसर सही हो जाएगा, यही है जो हमारी ओजोन की किरणों को एब्जॉर्ब करती हुई नजर आती है। ठीक है, अगला देखो, गोन्यूलॉक्स की बात कर रहा है, ये किस श्रेणी में आता है, कौन सी कैटेगरी में गोन्यूलॉक्स आता है? अब यूग्लिनॉइड, क्राइजोफाइट, प्रोटोजोवन या डाइनोफ्लैजेलेट्स? मैम देखो यूग्लिनो में नहीं था, यूग्लिनॉइड्स जो थे उसके अंदर ये नहीं था। दूसरा क्राइजोफाइट्स हमने पढ़े थे, यहाँ भी नहीं था, और प्रोटोजोआ में भी ये नहीं था। लेकिन ये एक प्रकार का डाइनोफ्लैजेलेट है। आपने अगर नाम सुना हो, लाल लाल जो समुद्र हो जाता है, रेड टाइड्स आ जाती हैं, वो इसी डाइनोफ्लैजेलेट के कारण आती है। ठीक है, तो गोन्यूलॉक्स नाम की जो प्रजाति है वो आती है डाइनोफ्लैजेलेट पे। ये देखो कुछ इस प्रकार का ये स्पीशीज आपको दिखाई देता है, और इसकी उपस्थिति के कारण समुद्र में कुछ इस प्रकार की रेड टाइड्स, जिन्हें हम कहते हैं, आपने बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है, अगर ध्यान दिया हो तो क्लास में भी तुम्हें बताया था, रेड टाइड्स, ये सारी चीजें जो है वो इसके कारण आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, पूरा लाल रंग का जो एरिया है वो फैलता हुआ नजर आता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इसको हम रेड टाइड्स के रूप में। पेपर टफ नहीं है, मैं फिर से कहूंगी, पेपर आसान है। पढ़ने की बात है कि मैम अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता तो आज एक भी सवाल हमारा गलत ना हुआ होता। अगला देखो, टेक्सस वेलिचियाना ज़ुक हिमालयन यू के नाम से जाना जाता है, एक औषधीय पौधा है जो निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? गोवा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या बिहार? करंट अफेयर्स का सवाल है, एक्चुअली हिमालयन यू के ऊपर चर्चा भी हुई थी। ये किस राज्य में पाया जाता है? तो आप बता देंगे भैया हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पाया जाता है। कई सारे कैंसर्स के लिए भी ये उपयोग में आता है। हिमालयन यू की बात करूं, इसके कफ कोल्ड जो बीमारी हो जाती है, आम सर्दी जुकाम हो गया, और ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इसमें भी क्या करता है, ये मदद करता है। तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में ये जो पौधा है ये मिलता है। कुछ इस प्रकार की इसकी बेरीज होती हैं लाल रंग की, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में इसका आयुर्वेद में और तिब्बतन मेडिसिन में कई सारे उपयोग देखा गया है। हालांकि इसकी हम बात करें तो आयुर्वेद में ज्यादा है, वैसे आप देखोगे तो एलोपैथिक में इसका यूज इतना ज्यादा देखा नहीं जाता। इसकी छाल, सुइयों को, बीजों को, इनमें टेक्सोल जो होता है ना, इसके इन सारे भागों में एक ऐसा पिगमेंट होता है, एक ऐसा पार्ट आप कहोगे जिसको टेक्सोल के नाम से जानते हैं, वो मिलता है। और ये जो टेक्सोल होता है ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक एंटी कैंसर जो ड्रग है उसको बनाने में मदद करता है। एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर के रोकथाम के लिए आती है टेक्सोल, पैक्लीटेक्सेल के नाम से, टेक्सोल के नाम से आती है। तो यहाँ पर ये जो टेक्सोल का भाग है ये इसके अंदर, इसके सुइयों में, इसकी छाल में आपको मिल जाएगा। बाकी कैंसर के उपचार में और कब्रिस्तान में जो स्लैब बनते हैं ना, तबई, ताबूत, इनको बनाने में भी ये मदद करता है। तो इस प्रकार का है हिमालयन यू नाम का पौधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा पेयर इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड है, यानी कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? न्यूक्लियस का काम लिपिड के मेटाबॉलिज्म में है, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, या राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री? तो भाई पहला ही ऑप्शन देखकर ही लग रहा है कि मैम यही गलत है। न्यूक्लियस लिपिड के मेटाबॉलिज्म में कोई काम नहीं करेगा, फैट के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल नहीं होता। न्यूक्लियस तो ब्रेन होता है जो कि अपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को संभाल रहा होता है। लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली कहते हैं, ये पावर हाउस है, एनर्जी बनाते हैं। और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन फैक्ट्री। तो इसी आधार पे पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही, सिंपल है ये तो। वो डेटा है मैम, इससे ज्यादा क्या सिंपल होगा। तीन चीजें तो बकायदा मुझे पता है कि कोई गलत कर ही नहीं सकता, चौथा गलत हो गया अपने आप। अब देखो और एक सिंपल सवाल, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं?
क्या इससे ज्यादा हलवा सवाल होगा मैम कि भाई ये तुमसे पूछ रहा है। देख रहे हो आप, ये 11 सितंबर शिफ्ट दूसरी का सवाल है। कितने कक्ष मछलियों के हृदय में होते हैं? अब मछलियों में होते हैं 2 कक्ष, ऊपर एक आलिंद नीचे एक निलय, बस 2 ही कक्ष होते हैं। और इनके शरीर में फेफड़ों की जगह गिल्स जो है वो उपस्थित होते हैं। तो ब्लड की एक सिंगल सर्कुलेशन के माध्यम से जो फ्लो है वो आपको देखने को मिल जाता है, यानी पूरा रक्त शरीर में केवल एक साइकिल को पूरा करता है, एकल परिसंचरण ये यहाँ पर करता है। एकल परिसंचरण, बॉडी में एक ही बार ब्लड जो है वो घूमेगा। मछलियों में 2 कक्ष का होता है। इसके अलावा सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की बात आ जाए, उभयचर की बात आ जाए, इनमें होता है 3 कक्ष का, 3 चैम्बर होते हैं। स्तनधारियों की बात करें तो 4 चैम्बर होते हैं। पक्षियों में, स्तनधारियों में 4 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। और अगर क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। हालांकि क्रोकोडाइल आना चाहिए था सरीसृप में 3 के साथ, लेकिन ये अपवाद के तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब जब मछली आ गई है तो मैम बाकी का भी पढ़ लेता हूँ, है ना, ये सब भी हमसे पूछ सकता है। चलिए, ये मछली है, ये इसके गलफड़े हैं जिसे गिल्स कहते हैं। यहाँ से ब्लड जाएगा और पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। इधर से देखो ये हार्ट है, ये हार्ट का ऊपर आलिंद और नीचे निलय, यहाँ से होता हुआ गिल से होता हुआ पूरी बॉडी में घूमता रहता है। एक ही साइकिल है जो मछलियों के अंदर चलती है। हार्ट छोटा सा है, 2 चैम्बर इसके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेन्स रूल क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब तक कहीं पूछा नहीं गया था, लेकिन इस बार पूछ लिया गया है। तो भैया इंग्लिश में पढ़ लो पहले क्या पूछा है एलेन्स रूल के बारे में, फिर हिंदी में भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन अच्छा है और बहुत सिंपल भी है ना। एक एलन का रूल जो है वो कहा जाता है। बेसिकली आंसर लगाएंगे क्या होगा सही। चलो, इंग्लिश में देखा, अब देखो हिंदी में भी एक बार देख लो, हिंदी में क्या कहता है सवाल। एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य है? देखिए, आप सभी ने लगभग इस क्वेश्चन को देखा। पहला ऑप्शन दे रखा है, ठंडी जलवायु के स्तनधारियों में गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए आमतौर पर छोटे कान और अंग होते हैं। एक्चुअली एलन का नियम यही कहता है। एलन के नियम का मतलब क्या है कि मैम इन्होंने डिस्कवरीज करी थी, इन्होंने ये पढ़ा था लोग अडेप्ट कैसे करते हैं। कि आज अगर मैं एक नॉर्मल प्लेन पे रहने वाले कोई भी जीव जंतु की बात करूं, कोई मानव की बात करूं जो कि नॉर्मली आपके यूपी बिहार क्षेत्र से बिलोंग करता है, और उसको पहाड़ों पर भेज दिया जाए, उसको कहा जाए कि नहीं भाई तुम जाकर के ना एक अपनी अच्छी खासी हाइट हिमालयन के आसपास में जाके सर्वाइव करना शुरू करो, क्या वो रह पाएगा? क्या चेंजेस उसकी बॉडी में आएंगे? क्या अडेप्टेशन वो करेगा भी कि नहीं करेगा? इन आधार पे आपका एक नियम था एलन साहब का, जो कहा ये था कि जितने भी मैमल्स, जितने भी स्तनधारी होते हैं, अगर ठंडे क्षेत्र में आप उन्हें देखेंगे तो उनके कान छोटे होंगे और उनके हाथ पांव वो भी आपको छोटे नजर आएंगे एज कंपैरिजन टू दैट पर्सन जो कि आपके गर्म एनवायरनमेंट में रह रहा है। मान लीजिए मैं इंडिया की बात करूं, भारत में कोई साउथ इंडियन से कोई भी एक व्यक्ति को उठा लीजिए और एक नॉर्थ इंडियन वाले व्यक्ति को उठा लीजिए, तो इनका ये कहना था ठंडे क्षेत्र वाले इलाके में व्यक्ति के कान और हाथ पांव छोटे होते हैं। यही पहला नियम है कि मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स, छोटे कान, और लिम्स में दोनों आते हैं। क्यों छोटे होंगे? ताकि उनकी जो हीट लॉस है वो यहाँ पर कम हो। भाई बॉडी का सरफेस ही कम है तो मैम हीट भी ज्यादा नहीं जाएगी, ये मानना था इनका, राइट। तो ये नियम था पहला वाला एलन साहब का नियम। ये कई सारे इवोल्यूशन के अंदर अडेप्टेशन के आधार पे नियम जो है वो देखे गए थे कि जितने भी जानवर होते हैं जो स्तनधारी हैं बेसिकली, उनके अंदर एनिमल्स में छोटे कान और आपके लिम्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो ये अडेप्टेशंस में आते हैं कि जैसे जैसे ठंडे तापमान में जाओगे कान की लंबाई देखो कैसी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। कान कैसे रह गए? छोटे रह गए। ऐसा ही एक बर्गमैन का रूल था जिसमें उन्होंने बताया था कि बॉडी का साइज बड़ा होता चला जाता है। तो जैसे जैसे आप ठंडे तापमान में जाओगे, इनका कहना था बॉडी का आकार बढ़ जाएगा, बड़े होते चले जाते हैं। तो ऐसे कई सारे नियम आए थे जो अडेप्टेशंस की तकनीक को यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला है, व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट लीव्स? मोनोकॉट की पत्तियों में संवहनी बंडल के समान आकार का कारण क्या है? क्यूबिकल वीनेशन, रेडियल वीनेशन, रेक्टेंगुलर वीनेशन या पैरेलल वीनेशन?
वैस्कुलर बंडल्स का सेम साइज का क्या आकार है? तो मैम बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जितनी भी मोनोकॉट की पत्ती होती हैं उनके अंदर सबसे पहले तो हमें ये जानना है वीनेशन होता क्या है। देखो भाई, वीनेशन होता है दो प्रकार का। वीनेशन मतलब हमारी जो पत्ती के अंदर वीन निकली होती है ना, वीनलेट्स जिसको आप कहते हो, या तो वो एक ही पॉइंट से निकल रही होंगी। देखो यहाँ पे ये एक मिडरिप जा रही है पत्ती की, एक ही पॉइंट से, जिसे पैरेलल कहते हैं, ये आपको दिखाई देगा। या तो इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से पैरेलल होगा, या होगा ऑपोजिट कि मैम एक यहाँ आ रही है तो दूसरी आगे जा रही है, फिर एक यहाँ आ रही है तो दूसरी आगे जा रही है। देख रहे हो ना कुछ इस प्रकार से, इसे कहते हैं रेटिक्यूलेट। तो ये दो प्रकार के वीनेशंस दिखाई देते हैं, एक सेम पॉइंट से निकलने वाले और एक अलग अलग पॉइंट से निकलने वाले। यहाँ पर जब हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री के अंदर क्या होता है? पैरेलल वीनेशन होता है, क्योंकि समांतर शिरा विन्यास है, इसीलिए इनके अंदर जो आपका संवहनी बंडल होता है उसका आकार समान दिखाई देता है। ठीक है, तो भैया आंसर हो जाएगा पैरेलल वीनेशन का। ठीक है, प्लांट बॉटनी से कम क्वेश्चंस आए हैं, बहुत कम ही क्वेश्चंस आपको जो हैं वो देखने को मिले हैं। ये देख सकते हो समान आकार के आपके वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम आते हैं, जैसा आप जानते हैं, एक खाने के लिए और एक पानी के लिए परिवहन में मदद करता है। इनमें ही जाइलम आता है वैस्कुलर बंडल में और फ्लोएम आता है। जाइलम पानी के लिए है और फ्लोएम खाने के लिए है। ये परिवहन कराते हैं, एक प्रकार के समवहिनी ऊतक यहाँ पर ये कहे जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर ये किस काम में मदद करते हैं? सीजीएल 12/9/2024 यानी 12 सितंबर की आपकी शिफ्ट नंबर पहली का सवाल है। बताइए आंसर। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा, मैं ये कहूँगी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन जो है वो आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो इट्स नॉट, आप ये नहीं कह सकते कि मैम मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं, तो सब कुछ वहीं पर था। नहीं पढ़ा तो फिर मैम किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये तीनों किसकी मदद करते हैं? ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर, ये आते हैं नाइट्रोजन की साइकिल के अंदर। नाइट्रोजन की साइकिल में कई बार आपका देखने को मिलता है कि जो बैक्टीरियाज हैं यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। जो मेन बैक्टीरियाज होते हैं आपके, कोई नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है, कोई अमोनिया बना रहा है, कोई नाइट्रिफिकेशन कर रहा है, कोई डीनाइट्रिफिकेशन कर रहा है, इसमें ये अलग अलग काम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के चक्रण में ये आपके बैक्टीरियाज मदद करते हैं, नाम ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश किंगडम। अब बताना इसमें सोचने की जरूरत है क्या? क्यों भाई, कितनी बार क्लास में बताया है कि मैम जिनके पास अपना डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है, क्या नाम देते हैं उन्हें? प्रोकैरियोटिक नाम देते हैं। और प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? तो भैया वहां किंगडम मोनेरा पूरा पूरा आ जाता है। मतलब बैक्टीरिया, मतलब मैम मोनेरा। मोनेरा जगत में कौन आएगा? बैक्टीरिया आएगा। इसके अलावा कोई था क्या प्रोकैरियोटिक? नहीं थे। प्रोटिस्टा में आओगे यूकैरियोटिक बन जाएंगे। ये यूकैरियोटिक है, प्लांट्स, फंगस, प्रोटिस्टा सब यूकैरियोट्स हैं, सबके अंदर न्यूक्लियस बढ़िया से बना हुआ है। किसमें नहीं है? तो मोनेरा में नहीं है, इसी को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। नाम में भी बताया था, प्रो मतलब प्रिमिटिव है, जिसका न्यूक्लियस नहीं बना है। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। इस प्रकार का न्यूक्लियस होगा, सारा अंदर का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो सब बिखरा हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, बस यही कहानी है प्रोकैरियोट्स की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियल प्रोडक्शन फ्रॉम 72.4 मिलियन टन्स इन 1965 टू 66 टू डैश मिलियन टन्स इन 1978 टू 79। कितने मिलियन टन्स का आपको जो हरित क्रांति तकनीक है उसके परिणाम स्वरूप अनाज का उत्पादन देखने को मिला है? अगर हम बात करें 1965 से लेकर के और 1978 तक, तो क्या आंसर होगा? यहाँ आंसर सभी का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं 131.9 मिलियन टन। लगभग आपको इतना देखने को मिला। 72 से बढ़कर कितना हो गया था? 131 हो चुका था। तो हरित क्रांति की ये कहानी है और आपसे पूछी गई है। अगला बताइए, व्हाट आर दी 5F ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो ये चीजें हम वर्बली बात कर लेते हैं और इस बार इन्होंने इस सवाल के फॉर्मेट में पूछ ली
कि 5F क्या होते हैं जिससे कोई भी बीमारी इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो 5F का मतलब क्या होता है? देखो, किसी को भी अगर बीमारी है और मान लीजिए उससे कोई भी मच्छर काट के आपको काट ले तो बीमारी फैल सकती है इनडायरेक्टली, है ना, आप डायरेक्ट उसमें कांटेक्ट में नहीं हो तो फ्लाइज काम कर सकती है, मच्छर। दूसरा आता है फिंगर्स, भाई उसने कोई चीज टच करी, उसने कोई भी चीज टच करी, उसकी उंगलियों से कोई खाना खाया और आपने वापस सेम चीज उठा ली, घर में रह रहे हो, कोरोना वायरस का काल सबने देखा था, इनडायरेक्टली चीजें ट्रांसमिट हो रही थी, तो मैम फिंगर्स भी यहाँ पर मदद करती हैं, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। फोमाइट का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु, उसने पानी का ग्लास उठाया, बर्तन उठाए, टॉवल उठा ली, ऐसी वस्तु जहां से इजीली बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है, जो कॉमन डे टू डे लाइफ में आप इस्तेमाल कर रहे हो। आज मैंने किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल फोन उठाया, उसके ऊपर लगे हुए थे वायरस, भाई हमने ध्यान नहीं दिया, सैनिटाइज नहीं किया और वो हमारे बॉडी में आ गई। तो फोमाइट्स वो सारी वस्तुएं होती हैं जो इनडायरेक्टली ट्रांसमिट कराती हैं। फिर खाना है, झूठा खाना कोई खा ले तो, और दूसरा फ्लूइड कोई पी ले, पानी वानी पी ले, है ना, पानी की मदद से फैल जाए, तो ये पांचों आती है किसके अंदर, आपके 5F ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। बाकी इसमें फ्रेंड्स वगैरह दे रखा है, फ्रूट होगा, फल होगा, ये सब आंसर गलत हो जाएगा, है ना। फल वल डायरेक्टली ये तो होगा ही कि कोई किसी ने फ्रूट खाया दे दिया, फ्रूट नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। मक्खियां, उंगलियां, फोमाइट्स, भोजन और तरल पदार्थ। क्लियर है सभी को? चलिए, ये सब आप देख सकते हैं, सारी वस्तुएं हैं, इन सब के मदद से हो सकता है। अगला सवाल वापस से एनिमल किंगडम का, और तुम देख रहे हो लगातार सवाल किस किस चैप्टर से आ रहे हैं मैम, सेल, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, या फिर हमारे अपने इस बीमारियों के टॉपिक से। अब वापस से एनिमल किंगडम का सवाल है, जरा मिलान करिए। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा या प्लेटीहेल्मिन्थ्स, कौन कौन से जीव देखे जाएंगे, कौन कौन से जीव यहाँ पर देखे जाते हैं? करेक्ट, एनिलिडा सबसे पहला, इसके अंदर ही नाम आता है मैम अर्थवॉर्म का, तो मुझे कुछ नहीं सोचना, पहले वाले का मैंने क्या लगाया, डी लगाया, और देखो पहले वाले का डी लगाते ही मेरा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। मैंने कहा मैम दूसरा तो मैं देखूंगा ही नहीं जब पहले में ही आंसर मेरा सही है, दूसरा क्यों देखूं जब पहले में ही उत्तर मेरा पकड़ में आ गया। मैच द फॉलोइंग में इसीलिए टाइम बच जाता है, फिर भी सेटिस्फैक्शन को देख लो। आर्थ्रोपोडा में चीटियां, इकाइनोडर्मेटा में सी स्टार जिसको आप तारा मछली कहते हो, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में टेपवॉर्म। बकायदा क्लास में एक एक पार्ट डिटेल में पढ़ाया है, कौन से चपटेक्रमी है, फ्लैटवॉर्म। इकाइनोडर्म्स में नुकीला शरीर है, सी स्टार, स्टारफिश और आपके सी कुकुम्बर, सी लिली, ये नाम आते हैं। फिर आर्थ्रोपोडा में सारे कीड़े आते हैं, 70% तक इंसेक्ट आते हैं, और चीटी इसके अंदर हो जाएगी, और मैम एनालिडा में केंचुआ आता है। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए इज द राइट आंसर। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? हाँ भाई, बस यही कहानी है। अगला देखो, कह रहा है किस पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है? बीड़ी जो बनती है, बीड़ी तो सबने सुनी होंगी, सुनी क्या मैम, देखी भी होंगी, है ना। बीड़ी पीते हैं कुछ लोग, सिगरेट अलग है, बीड़ी अलग होती है। तो ये बीड़ी किससे बनती है, ये इसने पूछा है। किस पत्ती की मदद से? जो बाहर का आप हिस्सा देखते हो ना बीड़ी में, पत्ता सा होता है, वो किससे बनता है? तो वहां पर इस प्रकार की बीड़ी को बनाने के लिए नीम, चंपा, पान के या तेंदू के पत्ते होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तेंदू के पत्ते इसमें देखे जाते हैं। सारे सवाल कर जाना अपने आने वाले आगे के पैटर्न को एनालाइज करने के लिए और देखने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तेंदू के पत्ते यहाँ पर देखे जाते हैं, बीड़ी को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने सुना भी होगा कई बार, झारखंड वगैरह में और कई राज्यों में इसको यहाँ पर बनाया जाता है। ये ऐसे पत्ते जो हैं इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला बताएं, दूसरे हरित क्रांति सेल का मुख्यालय कहां पर था? रायपुर, पटना, कोलकाता या भुवनेश्वर? हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन सेल वाज इन डैश। क्या होगा आंसर? तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सेल था ना, उसका आपका मुख्यालय पटना के अंदर था, ठीक है, पटना था इसका आंसर। बहुत बढ़िया, हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पटना के अंदर आपके उपस्थित थे। अगला देखिए क्वेश्चन, किसी पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार और अभिविन्यास शामिल होता है वो क्या कहलाता है? द ग्रोथ फॉर्म ऑफ अ प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, उसको हम किस नाम से जानते हैं? हैबिट, एनवायरनमेंट, हैबिटेट या ग्रोथ का पैटर्न? वो तो बोलो क्या आंसर होगा मैम? इससे सिंपल सवाल होंगे क्या? इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार, हर शिफ्ट में लगभग तुम देख रहे हो।
चलिए, इसको हैबिट कहते हैं। हैबिट, हम किसी पौधे का जो भी उसका आकार देख रहे हैं, उसका ओरिएंटेशन देख रहे हैं, कैसे वो अरेंज है, वो उसकी हैबिट है जिसमें वो रह रहा है, जिस तरह से वो ग्रो कर रहा है। आप अपनी भी कह सकते हो मैम, मेरा जो रूप है, मेरी जो आदत है, जिस तरह से मैं सर्वाइव करता हूँ, वो मेरी हैबिट है, मैं ऐसे ही रहूंगा। ऐसी प्लांट की हैबिट कही जाती है। इसको हैबिटेट नहीं कहेंगे। हैबिटेट वो जगह है जहां पर वो रह रहा है, ठीक है। हैबिटेट वो जगह है, पर्यावरण वही पूरा इन्वायरमेंट हो गया आपका। और ये ग्रोथ का पैटर्न नहीं, इसको हैबिट का नाम दिया जाता है कि कैसे कैसे आपकी बाकी सारे फीचर्स नजर आ रहे हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मैन मेड इकोसिस्टम है, अब बताओ। छोटा बच्चा भी बता देगा मैम इस क्वेश्चन का आंसर। ये बोनस क्वेश्चंस होते हैं कुछ शिफ्ट के अंदर। यानी कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो रेगिस्तान, जंगल, ग्रासलैंड तो भाई मानव नहीं बनाएगा, लेकिन एक्वेरियम को जरूर बना सकता है, मछली घर को। तो एक्वेरियम क्या हो गया आपका? मानव निर्मित, मैन मेड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में भी ऐसा है, मैन मेड है। ये 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर पहली का आंसर है आपका। ये देख रहे हो ना, आप कई बार अपने घर में ही लगा लेते हो मैम, कुछ नहीं है तो एक्वेरियम लगा लेता हूँ घर में। तो इस प्रकार के एक्वेरियम हमारे मैन मेड होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है मानव निर्मित। हमें अलग से इसमें प्रॉपर ये नहीं देखते सब चीजें इसमें जीवित हों। आप इसमें आर्टिफिशियल चीजें भी डाल लेते हो, कुछ लोग अपनी ऐसी मछलियां लेकर के भी डाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्वेरियम इसको कहा जाता है। अगला है टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम। मतलब बताओ मैम, सच में क्या ये क्वेश्चन सीजीएल के लेवल के हैं? इससे ज्यादा टफ तो एमटीएस पूछ लेता है। दो मुख्य कैटेगरीज इकोसिस्टम की क्या होंगी? जंगल, वल और जलीय है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक है, लेक्स एंड पॉन्ड्स है, या फॉरेस्ट एंड रिवर। आंसर सही होगा, लगाओ। सही उत्तर क्या है? करेक्ट। तो आंसर दे सकते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, यानी स्थलीय और जलीय। ये दो भाग आपको देखने को मिल जाते हैं, एक स्थल पर होता है और एक जल पर होता है। ये दो हमारे क्या है? बेसिक पार्ट है इकोसिस्टम के, कि भाई पारितंत्र या तो देखो पानी में बनेगा इकोसिस्टम, या हमारा धरती पे नॉर्मली आपको दिखाई दे जाएगा, स्थल पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? कहां पर, किन जंगलों में सुंदरी वृक्ष जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, कंटीले जंगल और झाड़ियों में, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर? सुंदरी हो, सुंदर बन हो, ये नाम तो जरूर सुना होगा। क्यों भाई, कोई ऐसा है क्या जिसने नाम नहीं सुना? मैम ये जितना भी बेसिक पार्ट सुंदरी सुंदरबन का आता है, ये हमारे मैंग्रोव क्षेत्र में आता है, दलदलीय क्षेत्र में आता है, जहां पर ये पौधे आपको सुंदरी के दिखाई देते हैं। और इनकी खास बात क्या है? इनके पास होती है हवा में, भाई दलदल में ग्रो कर रहे हैं, जड़ कहाँ निकलेंगी? ऊपर की तरफ। इन्हें मैंग्रोव क्षेत्र के वन कहा जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। देखो अगर कभी ध्यान दिया हो, इस प्रकार के दलदलीय पानी वाले क्षेत्र में अगर आपको कोई जंगल दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी अगर आप ध्यान दोगे ना, तो इनमें जड़ें इस प्रकार से निकली हुई होती हैं। ये देख रहे हैं ऊपर कि मैम ये कौन कौन सी क्या है, ये तिरछी तिरछी सी, क्या ये कोई डेड प्लांट है? नहीं, ये जो भाग आपको उठा हुआ दिख रहा है, पूरे भरे जंगल में ऐसा ही होता है। ये होती हैं इसकी जड़ें जो हवा में निकली हुई होती हैं, इनको एरियल रूट्स कहते हैं। इनका नाम है न्यूमैटोफोर्स। देखो इधर, न्यूमैटोफोर। पूछ ले कि भैया ये क्या है, तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए, श्वसन करने के लिए इनकी जड़ें ऊपर निकल आती हैं। इसको हम नाम देते हैं न्यूमैटोफोर्स। ऑक्सीजन के लिए काम करती हैं, एरियल रूट्स इनको कहा जाता है, ठीक है। वायवीय जड़ें इनको यहाँ पर कहा जाता है। इस पूरी क्लास की पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगी, ताकि आप लोग आसानी से इसको देख पाओ, पढ़ पाओ, समझ पाओ और अपने क्वेश्चंस को भी यहाँ पर लगा पाओ, ठीक है। इन्हें कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। मैंग्रोव वन सुंदरबन के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला बताइए, किस प्रकार के अमरूद के पौधे में फाइलोटेक्सी मिलती है? विच काइंड ऑफ फाइलोटेक्सी वॉज एग्जामिन्ड इन द गुआवा प्लांट? सुपर इम्पोज्ड, वर्ल्ड, ऑल्टरनेट या ऑपोजिट? क्या होगा आंसर इसका सही? बताइए भाई। तो देखो, अमरूद के पेड़ की बात कर रहा है। अमरूद के पेड़ में पहले तो ये जान लो फाइलोटेक्सी क्या होती है। फाइलोटेक्सी मतलब हमारे पेड़ की जो टहनी है, इस पे पत्तियां कैसे लगी हुई हैं। क्या पत्तियां एक ही पॉइंट से निकल रही हैं? क्या पत्तियां अलग अलग पॉइंट से निकल रही हैं? अब तुम एक चीज सुनो यहाँ पे,
अगर पत्तियां एक ही पॉइंट से, एक लेफ्ट एक राइट जा रही है, इसको ऑपोजिट कहते हैं, इसको ऑपोजिट कहते हैं। मैम ऑपोजिट ही तो है, उल्टी उल्टी एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन एक ही पॉइंट से निकल रही है, तो इसको मैं विपरीत या ऑपोजिट कहूंगी। अगर वो ऊपर नीचे दिख रहा है कि एक पॉइंट में पहले फिर दूसरा, फिर पहले फिर दूसरा, ऑल्टरनेट पैटर्न दिखा रहा है, तो इसको ऑल्टरनेट पाइलोटेक्सी कहते हैं। यानी पत्तियों का अरेंजमेंट आपकी टहनी पर किस प्रकार से है, एक बिंदु पे दोनों है, एक अलग अलग छोड़ करके है, या आपको एक पॉइंट पर ही 4-5 निकलती हुई दिखाई दे रही है समूह में। भाई एक बिंदु पे 4, एक बिंदु पे 4, इसको वर्ल्ड कहते हैं, यानी एक समूह में निकलती हुई नजर आ रही हैं। अब इसमें से अमरूद के पत्ते जब आप देखोगे तो अमरूद के पत्ते कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ये वाले, क्योंकि इसमें एक और दूसरी वाली ऑपोजिट एंड पर है, जैसा आप यहाँ देख भी पा रहे हो। ठीक है, एक इधर और एक इधर, एक ही पॉइंट पे देखो दोनों आ रही है, इसको कहते हैं ऑपोजिट। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अमरूद के अंदर फाइलोटेक्सी, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में है कि पत्तियों का अरेंजमेंट कैसे होगा टहनी पर, पत्ती में वीन्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, कि मैम मेरे पास अगर एक प्रकार की पत्ती है ये, तो इस पत्ती में मिडरिब होती है, ये इसके चारों तरफ ये जो आपने धाराएं देखी हैं इनको वीनलेट्स कहते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट्स को पूछा जाता है, फाइलोटेक्सी, वीनेशन, इस नाम से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला बताइए, फूल का कौन सा घटक नहीं है। सीजीएल 13 सितंबर शिफ्ट नंबर 3 का सवाल है, फूल का कौन सा घटक नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइंस। एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट, कैलिक्स और कोरोला, कोरोला होता है पेटल्स का कलेक्शन और ये होता है सेपल का कनेक्शन। किसी भी फूल में आप देखते हो साइड में हरे रंग की पत्तियां निकली हुई होती हैं और ऊपर की तरफ कुछ ऐसे मेल, ये फीमेल पार्ट जो है वो नजर आता है। इसके अलावा ये एंथर होते हैं जो मेल पार्ट कहलाते हैं, और कुछ आपको रंग बिरंगे से पंखुड़ियां भी यहाँ पर नजर आएंगी। तो इस पूरे फूल के अंदर क्या क्या है, ये वाला पार्ट कहलाता है पेटल, पंखुड़ी, और पेटल जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो नाम देते हैं कोरोला। इसको कहते हैं, साथ में जो हरे रंग की कली होती है ना, ये कली है, सेपल है। सेपल जब सारी मिल जाती हैं तो कैलिक्स के नाम से जानी जाती है। ये बीच में फीमेल वाला पार्ट है, फीमेल का पार्ट है, और ये आपका मेल पार्ट है। तो जब ये सारे हैं तो कौन सा नहीं है, स्पाइन नहीं। ठीक है, स्पाइन्स जस्ट कांटों को कहा जाता है। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पूरा प्लांट आपको दिखाई देता है। मतलब एक पूरे फूल की अगर हम बात करें, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ अगर हम देख करके बात करें तो इस प्रकार का ये पैटर्न हमें नजर आता है। समझ आया भाई सभी को? जल्दी से बताओ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्लांट इज यूज टू क्योर कोल्ड एंड कफ। कौन से पौधे की मदद से आप कफ और कोल्ड को ठीक कर सकते हैं, सर्दी जुकाम में कौन से पौधे का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से बताइए एक बार। बहुत सिंपल मैम, इससे ज्यादा सिंपल क्या ही क्वेश्चन हमारा हो सकता है। तुलसी, बबूल, जामुन या अर्जुन? बहुत अच्छे मैम, किसी को नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाए तो तुलसी की चाय बना के बढ़िया सी हम क्या करते हैं, पी लेते हैं। ऐसा तो नहीं जामुन खाने शुरू कर देते हो ठंड में, नहीं, तुलसी की चाय बना के बढ़िया से तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। मतलब ये क्वेश्चंस आप बेसिक कॉमन सेंस से, डेली लाइफ साइंस से भी लगा सकते हो, और बायोलॉजी में शब्दों के मतलब को समझना है, वही क्लास में कराया था। अब देखो आ जाओ उसके लिए एक और क्वेश्चन पे। एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए जो तब होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है। पहला पॉइंट मैम, सोडियम की मात्रा है, सोडियम को हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Na, सुनना जरा, नेट्रियम ये कहा जाता है। कैलेमिया करके एक वर्ड आता है, ये भी हम सोडियम के लिए लिख सकते हैं। सोडियम Na का फॉर्मूला होता है, नेट्रियम लिख दूं, कैलेमिया लिख दूं। अब मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है ब्लड में, तो मैं क्या नाम दूंगी इसके अंदर, नाम दूंगी हाइपो
नेट्रियम। बेसिकली ये जो कैलेमिया वर्ड है ये आता है पोटेशियम के लिए, ठीक है। और क्योंकि उसने सीधे सीधे अक्षरों में दिया है नेट्रियम, तो हाइपोनेट्रिया, नेट्रिया मतलब क्या हुआ मैम, नेट्रियम से याद करा कि सोडियम की मात्रा कम हो रही है। पोटेशियम होता तो कैलेमिया लगाता, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम कम, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। सवाल में कोई समस्या नहीं है मैम, बड़े प्यार से हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं। बोलिए कोई डाउट लग रहा है क्या किसी को? हाइपोनेट्रेमिया का नाम दे दिया, नेट्रेमिया मतलब सोडियम, सोडियम की मात्रा क्या हो गई है, कब यहाँ पर हो गई है। तो ये भी सवाल आपके 13 तारीख की थर्ड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें सोडियम कम हो जाए तो ये बीमारी का नाम बन गया मैम। अगला देखो, कौन सा गलत मिलान खा रहा है? लैक्टोज, मिल्क, स्टार्च, एग योक, फ्रक्टोज, ग्रेप्स, माल्टोज, व्हीट, कॉर्न मील और बार्ले, कौन सा कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टोज जो है वो दूध में मिलता है, बिल्कुल सही है, लैक्टोज दूध में मिलता है। फ्रक्टोज ग्रेप्स में होता है, फ्रूट शुगर हम इसे कह सकते हैं। माल्टोज इन तीनों आपके अनाज में मिलता है, कॉर्न मील हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया। लेकिन स्टार्च कब से मिलने लगा अंडे की जर्दी में? ये वाला गलत है, स्टार्च अंडे की जर्दी में नहीं होता, इसमें होता है प्रोटीन, ठीक है, अंडे के अंदर होता है प्रोटीन। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखिए अगला सवाल, इनमें से कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया के माध्यम से होती हैं? बैक्टीरियल डिजीज अलग से पढ़ाई थी कि मैम कितनी सारी बैक्टीरिया से होती हैं और कुछ हमारी वायरस से होती हैं। देखो जरा आंसर क्या होगा, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, कोलेरा। पहला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन देखा, डेंगू मिला कि यार डेंगू तो वायरस से होता है, हटा दिया ऑप्शन, है ना। फिर उसके बाद देखो इसमें भी डेंगू है, इसे भी हटा दो। यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा मलेरिया, इसको भी हटा दो। तो मैम बैक्टीरिया से कौन सी हो रही है? टाइफाइड हो रहा है, कोलेरा यानी हैजा की बीमारी हो रही है, और टीबी की बीमारी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। टाइफाइड, हैजा और तपेदिक नाम से ये रोग आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। दिस इज द सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये तीनों बीमारियां हमारी बैक्टीरिया से हो रही हैं। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, दूषित खाना खा लिया, बाहर जाके चाट पकौड़ी खा ली, उससे हो गया मैडम, क्या करें, दूषित खाने और पानी से। कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा नाम से, दूषित पानी से ये फैलता है। और टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, तीनों में बैक्टीरिया है, वायरस कहीं पर भी नहीं है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये तीनों इनके पैथोजन हैं जो इस बीमारी को कराते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अगला सवाल लगाते हैं, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित कौन नहीं है? हाइड्रा, साइकन, स्पॉन्जिला या यूप्लेक्टेला। पोरीफेरा के सीधे सीधे एग्जाम्पल्स याद कराए थे, साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्जिया, वीनस फ्लावर बास्केट। तो मैम फिर मैं कैसे गलत कर सकता हूँ? अभी आपने देखा पहले दिन की पहली शिफ्ट में भी ये पूछा गया था सवाल, और फिर आ गया कि पोरीफेरा के अंदर कौन नहीं आता? तो भैया हाइड्रा नहीं आता, हाइड्रा आता है सीलेंट्रेटा में, सीलेंट्रेटा के अंदर हाइड्रा आता है, जेलीफिश आती है। देखो कुछ करो या मत करो, एनिमल किंगडम के सारे फाइलम के नाम, उनके कुछ फीचर्स तुम्हें क्लास में कराए हैं और इनके एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं। नथिंग मोर देन दिस। आप इतना कर जाएंगे, आपके गारंटीड ये जो सवाल आ रहे हैं ना ये सही हो जाएंगे। एग्जाम्पल प्रॉपरली आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो अलग से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ रहा है। तुम ये नहीं कह सकते मैम सिलेबस बहुत ज्यादा हमारा टफ आ रहा है। 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का सवाल है, लगभग हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट बायोलॉजी के है ही हैं हर शिफ्ट में। बाकी एक सवाल केमिस्ट्री का या एक सवाल फिजिक्स का आपको मिल जाएगा। फिजिक्स के भले ही कम मिले, लेकिन हाँ बायो केमिस्ट्री से तो देखो हर दिन हर शिफ्ट में सवाल है। आप देख भी सकते हो पूरा डेटा, मैं अभी इसकी पीडीएफ दे दूंगी तो आप प्रॉपरली देख लेना, शिफ्ट वाइज देख लेना, प्रॉपर वैसे ही अरेंज किया है। 17 की सेकंड शिफ्ट है, इसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद 17 की थर्ड शिफ्ट का सवाल हो गया, ठीक है। बाकी ये देखिए हाइड्रा की बात कर रहे थे, हाइड्रा आता है सीलेंट्रेटा में। सीलेंट्रेटा को हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। ये वो संघ है जहां पर होती है पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता दिखाते हैं, ये बहुरूपीय कहे जाते हैं, मतलब बहुत रूप है। 2 मेन रूप होते हैं इनके अंदर, एक पॉलिप जो पौधे जैसा रुका हुआ होता है, और एक होता है मेड्यूसा जो मूव करता है जेलीफिश में प्लांट की तरह, मतलब एनिमल की तरह। जैसे इसके तंतु होते हैं ना, तो वो पानी को पीछे फेंकेंगे और ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को लेकर के जाएंगे। इस प्रकार का भाग दिखाई देता है। सभी को चीजें क्लियर हो रही हैं?
ये हाइड्रा में बडिंग होती है, छोटा सा एक बर्ड बन जाता है। तुम्हें लग भी नहीं रहा होगा मैम ये एक जानवर है, बट स्टिल इट इज एन एनिमल, ये एक बर्ड है, ये छोटा सा बर्ड ग्रो कर रहा है और करके एक नया पूरा रीजनरेशन कर सकता है। इस प्रॉपर को कहते हैं, इस पूरी प्रॉपर्टी को कहते हैं बडिंग। एक छोटे से बर्ड से इसने अपना पूरा पार्ट डेवलप कर लिया, बडिंग की प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है, अगला सवाल एक और सिंपल सा क्वेश्चन कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बहुत ही सिंपल है कि मैम नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, बाकी सारी हमारी क्या दिखाई देती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस है। मेन कारण तो इन तीनों का ही है, नाइट्रिक ऑक्साइड का कोई काम देखा नहीं जाता है। अगला सवाल नंबर 40, which of the following options indicate the size of PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का सही साइज क्या है? ये वही जीव है जो सबसे छोटा जीव तुम्हें बताया था पीपीएलओ के नाम से, माइकोप्लाज्मा के नाम से बात करी थी। बोलो हाँ कि ना, करी थी कि नहीं? तो मैम यही है। आज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर जिसने प्रॉपरली हमारे साथ जुड़ करके थ्योरी करी है तो भाई कितने कितने सिंपल क्वेश्चंस और तुम्हें बकायदा पढ़ाए हुए क्लास के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बताइएगा जरूर आपका क्या यहाँ पर राय रही। ठीक है, साइज क्या हो जाएगा? 0.1 माइक्रोमीटर्स इसका देखा जाता है। बताया था कि ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल के तौर पे भी कहा जाता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, सबसे छोटी कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर, फुल फॉर्म ध्यान रखना पीपीएलओ। पिछली साल भी इसकी क्वेश्चन आया था जिसमें पीपीएलओ की फुल फॉर्म पूछी थी, अब की बार साइज पूछ लिया है ना। तो ये देख सकते हो कि इस प्रकार का छोटा सा एक सेल होता है जिसपे सेल वॉल नहीं होती, बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिपिड प्रोटीन की, और अंदर इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम सब उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूरे समुद्री शैवाल, माइक्रो एल्गे और डायटम्स में कौन सा समुद्री कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में होता है? कौन सा कैरोटीनॉइड है जो कि अबंडेंट आपको दिखाई देता है, बताएं जरा। फ्यूकोजेंथिन है ना, बीटा क्रिप्टोजेंथिन नहीं होगा, आंसर इज फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब भरपूर मात्रा में। अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार का कैरोटीनॉइड जो कि आपके भूरे पीले रंग को देने में मदद करता है। कई सारे पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में। ये वर्णक है, कहां से आया होगा? क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। ठीक है, तो ये एक प्रकार का वर्णक है जो आपके पिगमेंट के तौर पे आप देखते हैं और साथ में क्या करेगा? रंग देने का काम करता है। तो बता सकते हो यार, मेराइन कैरोटीनॉइड्स हैं, ब्राउन सीवीड है, ये सब क्या है? शैवाल के अंदर ही तो आ रहे हैं, डायटम्स, सीवीड्स, ये सब आपके प्लांट किंगडम में जो शैवाल हमने पढ़ा था वहां पर आते हैं, तो इनको रंग देने का ये काम करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, बॉडी से एक क्वेश्चन आया और वो भी इतना सरल सवाल आया, कह रहा है मनुष्य में अपशिष्ट उत्पाद का निस्पंदन गुर्दे में होता है, इसको करने में सहायता के लिए किडनी के अंदर बड़ी संख्या में इकाइयां मौजूद होती हैं, इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? जरा बताओ, गलत होगा क्या ये सवाल? बेसिक पार्ट भी आपने अगर पढ़ा है कि देखिए किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है मैडम, क्या है? नेफ्रॉन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस साल पूरी बॉडी में सिस्टम ही नहीं पढ़ोगे, ये मैम पिछली साल तो नहीं आया, अगली साल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इट्स जस्ट कि मैटर है कि भाई इस बार अच्छा दे दिया, सिंपल दे दिया, अगली बार टफ दे देगा। बायो में आपको जब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया था तो बताया था कि आपके 2 गुर्दे होते हैं और दोनों गुर्दे जो 2 किडनी आपकी होती हैं इसमें ऐसे पिरामिड बने हुए होते हैं और इन पिरामिड के अंदर होता है कुछ इस प्रकार की छनन इकाई जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, जिसके हिस्से बताए थे आपको इस प्रकार से कि एक यहाँ पर ब्लड आएगा और एक तरफ से जाएगा, इसे कोशिकाओं का गुच्छा कहा जाता है। ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल में से छन के यहाँ से यूरिन बन करके तैयार हो जाता है। इसी नेफ्रॉन के कारण किडनी के अध्ययन को नाम क्या दिया गया था? नेफ्रोलॉजी दिया गया था। बोलो भाई हाँ कि ना? बस मैम सिंपल सरल सादा सवाल है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, इस प्रकार से देखा जाएगा। ये किडनी है, देखो किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि लगी हुई है, साथ में ये रहा हमारा नेफ्रॉन का भाग, ये पूरा छनन की इकाई यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अगला सवाल, which branch of ecology deals with the characteristics of ancient environment and the relationship with ancient plants and animals?
पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पौधों और जानवरों के साथ उनके संबंध से संबंधित है? हर चीज क्या हो रही है इसमें? प्राचीन पर्यावरण, प्राचीन प्राचीन पौधों और जानवरों के साथ उसकी विशेषता को बता रहा है। रिलेशनशिप तो इकोलॉजी होती है, लेकिन अगर प्राचीन रिश्ते को पूछे, पुराने रिश्ते को पूछे, पुराने रिलेशनशिप को पूछे, तो वर्ड लग जाता है पेलियोज। पेलियोज मतलब होता है ओल्ड, तो मैं इस शाखा को नाम दे सकती हूँ पेलियो इकोलॉजी। पुरा पारिस्थितिकी के नाम से भी ये जानी जा सकती है। जैसे हम कहते हैं ना पेलियोंटोलॉजी, एक शाखा होती है जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। पेलियो वर्ड आता है पुराने के लिए, ओल्ड के लिए, और बेसिकली कोई भी पुरानी चीज का अध्ययन कर रहे हो जो है नहीं, फॉसिल है, तो आंसर हो जाएगा आपका इस प्रकार से। यही ये वर्ड मैंने ऐड कर दिया, पेलियो इकोलॉजी। भाई ऐसी इकोलॉजी जो पुराने संबंधों को बता रही है। अरे इससे ज्यादा सिंपल होएगा क्या मैम? ट्रिक्स हैं समझने की, एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो, समझ के वर्ड्स को भी निकाल सकते हो। सवाल बड़े प्यारे प्यारे आए हैं। अगला 18 सितंबर शिफ्ट नंबर 3 का सवाल, इनमें से एक स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया बताइए, बैसिलस, स्पाइरिलियम, कोकस या विब्रियो। मतलब 100% अगर स्कोर जीएस में बायोलॉजी में ना किया हो तो बता देना। स्पाइरल शेप, भाई बैसिलस होती है छड़ के आकार की, कोकस होती है गोल गोल, विब्रियो होती है कॉमा के आकार की। क्लास में लिखवाया था, स्पाइरल वाला है स्पाइरिलियम। ठीक है, तो आंसर इज कुंडलिताकार मैम, स्पाइरिलियम दिखाई देगी। अगला बताओ, ये देखो, ये गोल, ये छड़ और ये स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू रेटिक्यूलेट वीनेशन? जालीदार शिरा विन्यास से संबंधित कौन सा नहीं है? इनमें से किसके अंदर रेटिक्यूलेट वीनेशन नहीं होता है? याद करो, रेटिक्यूलेट वीनेशन था कौन सा मैम? पैरेलल वो था जो एक पॉइंट से निकल रहे थे, और रेटिक्यूलेट वो था वीनेशन जिसमें एक दो आगे पीछे दिखाई दे रहे थे। तो किसमें नहीं होता? तुलसी, मक्का, धनिया या गुड़हल के पौधे में? तो बता सकते हैं कि मक्के के अंदर रेटिक्यूलेट नहीं पाया जाता, बाकियों में दिखाई देता है। एग्जाम्पल्स बता देना, धनिया, ये आपका गुड़हल, चाइना रोज या तुलसी में आपको रेटिकुलेट वीनेशन दिखाई देता है। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल। देखो ये पैरेलल है, सारी वीन्स पैरेलल ही आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, और उधर क्या है? रेटिकुलेट है, आगे पीछे नजर आ रही है, 1 2 ऐसे पॉइंट्स आपके आगे पीछे बदल जाते हैं। क्लियर है? दिख रहा है सभी को? बस यही भाग है। चलो, इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा फाइलम आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है यानी कि बताना है कि भैया कौन सा है? नेरिस, तितली, हिरोडिनेरिया या पाइला? आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? करेक्ट, आर्थ्रोपोडा में निरीस जो है वो एनिलिडा में आती है, जो केचुए के साथ दिखाई देती है। हिरोडिनेरिया लीच को कहते हैं, ये भी एनिलिडा का ही मेंबर है। और पाइला जो होती है वो मुलस्का में आती है। तो मैम तितली उड़ी और उड़ के चली, और कहाँ चली? आर्थ्रोपोडा में चली। ये आती है आर्थ्रोपोडा के अंदर, यानी आर्थ्रोपोडा में 70% तक कीट आ रहे थे। 3-4 एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट बताए थे, लोकस्ट, बटरफ्लाई, प्रॉन, स्कॉर्पियन। एनसीईआरटी की भाषा पूछिए सिर्फ और सिर्फ, समझ रहे हो? ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रॉन, स्कॉर्पियन, ये सारे नाम एग्जैक्टली आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। वो आर्थ्रोपोडा जो आपका सबसे बड़ा संघ है पूरे जंतु जगत का। आर्थ्रो शब्द का मतलब है जुड़ा हुआ, जॉइंटेड, और पोडा मतलब अपेंडेजेस, जिसके उपांग जुड़े हुए नजर आते हैं, जिसके हाथ पांव नजर आते हैं जोड़े में और जुड़े हुए। आंसर इज बटरफ्लाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक विष उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया के कारण होने वाले टिटनस का दूसरा नाम क्या है? एक बैक्टीरिया है जो बीमारी कराता है, टिटनस। बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, इसका दूसरा नाम क्या है? लॉक जॉ, स्नैप जॉ, क्लेफ्ट जॉ या ब्रोकन जॉ, या फिर ब्रोकन जॉ? क्या बात है भाई, इसी को कहते हैं लॉक्ड जॉ। कभी कभी देखा है, बात करते हैं और अचानक से जबड़ा हमारा एक जगह पर लॉक हो जाता है, मतलब हम बात करते हुए एक जगह पर जबड़ा रुक गया। ये अपर और लोअर जॉ जिसे आप कहते हो, ये एक जगह पर फिक्स हो गया फॉर जस्ट नैनो सेकेंड्स, कुछ क्षणिक भर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, उसको लॉक्ड जॉ कहते हैं कि जबड़ा आपका क्या हो चुका है? लॉक हो चुका है। इस बीमारी को टिटनस की बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होती है। जब टीका लगता है तो इसका ट्रिपल टीका होता है, जिसमें डीपीटी नाम की 3 बीमारियां आती हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस।
तीनों बैक्टीरिया से होती है। डिप्थीरिया नाम की बीमारी को कहते हैं गलघोटू, जिसमें गला घुट जाता है, गले में एक पैच बन जाता है आपके डिप्थीरिया का। पर्ट्यूसिस को कहते हैं काली खांसी, बच्चा रात में बहुत खांसता है, काली खांसी है उसको, है ना, तेज आवाज में खांस रहा है भाई बालक, और टिटनस आपका हो जाएगा। तो इसका ट्रिपल वैक्सीन के नाम से, डीपीटी के नाम से ये जाना जाता है कि दिस वैक्सीन इज नोन एज ट्रिपल वैक्सीन, ट्रिपल टीका के नाम से भी ये जानी जाती है। अगला सवाल है बड़ा प्यारा सा कि इनमें से इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की बेस्ट डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? ये एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर पर उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा है, या फिर ये खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों पर संग्रहित ऊर्जा की मात्रा है, या फिर ये खाद्य श्रृंखला में द्रव्यमान और ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात है, या ये विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात कहा जाता है। व्हाट इज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? बताइए जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में। बहुत ही शानदार। इकोलॉजी मतलब देखिए, हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र की एफिशिएंसी के बारे में जान रहे हैं, और वही हमारा रेशियो होता है कि अलग अलग पॉइंट्स पे कितनी आपके एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है। कि मैम एक सिंपल फूड चेन भी अगर मैं देखूंगा ना, जिसमें आपको पता है ग्रास को किसने खाया, मान लो कि आपके कोई भी डियर आ गया, फिर उसको आकर के किसी लॉइन ने खा लिया, है ना, तो ये जो पूरी चेन चलती है बेसिकली आपकी, इसमें अलग अलग बिंदुओं में अलग अलग पोषी स्तर पे कितनी ऊर्जा फ्लो कर रही है, इसका क्या रेशियो एक्चुअली आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के नाम से जानी जाती है। यूनिवर्सल, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ठीक है। इकोलॉजिकल यानी पर्यावरण की जो एफिशिएंसी है उसके बारे में ये पूछ रहा है। आंसर इज रेशियो बिटवीन द एनर्जी फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन, करेक्ट। चलो अगला बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण क्या है? थोड़े से जब सवाल लंबे दिखते हैं तो बच्चा सोचता है छोड़ देता हूँ मैम, मैंने क्या पढ़ा है। छोड़ना नहीं है, हमें हर एक पार्ट को पढ़ करके जाना है, ठीक है, स्किप नहीं करके जाना है किसी भी चीज को। पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से, देखा छोटा सा मतलब निकल के आ गया उसका। तो बताइए प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल। प्रोकैरियोट्स में एक ही नाम याद कराया था भाई, बैक्टीरिया, याद कर जाना। प्रोकैरियोट का मतलब बैक्टीरिया यानी जीवाणु। अब बताओ गलत होगा क्या? प्लाज्मोडियम आपके प्रोटिस्टा में आता है, यूकैरियोटिक है। लीशमानिया आपके प्रोटिस्टा में दिखाई दे गया। ईस्ट जो है वो फंगस में आ गया। तो मैम ये सब हमारे क्या हैं? दीज ऑल आर यूकैरियोटिक। इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगला सवाल लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी आपके डायग्राम बेस पर आया था। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा इलस्ट्रेशन क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को सही से दर्शा रहा है। अब देख रहे हो, एक सवाल पिछला माइटोकॉन्ड्रिया पे आया डायग्राम का, एक क्वेश्चन आपके इस क्लोरोप्लास्ट पे आया। जो सवाल अब तक नहीं आते थे डायग्राम के डायरेक्टली, इतने सिंपल क्वेश्चंस भी दिए गए। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एसएससी ने पूछा एक नया तरीके से क्वेश्चन, हालांकि पहले आते थे अब बीच में रुक गए थे, बट देखो कभी भी वक्त पलट सकता है, तो पढ़ करके डायग्राम भी अच्छे से जाइएगा। इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक, इसी का ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर अगर ऐसा सवाल आ जाता है, शिफ्ट नंबर 3 19 तारीख को ये सवाल जो है वो पूछा गया था, करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस मैम नहीं है हमारे। ऐसा होता है ये क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, इसे किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। जब भी बात आएगी कि कोशिका में खाना कौन बनाता है, यही बनाता है। प्लांट्स के अंदर होता है, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स की बात करोगे, ओनली इन दी प्लांट सेल, केवल और केवल कहाँ है? पादप कोशिका में है। और प्लांट्स के अंदर होने के बाद रसोई घर के तौर पे, किचन के तौर पे ये जाना जाता है। अपना खुद का डीएनए रखता है, और दोहरी झिल्ली है, देख सकते हो, एक लेयर ये रही और दूसरी ये रही। तो इस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। अगला सवाल बताएंगे जरा फटाफट। दूध में मात्रात्मक और पोषण दोनों दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है, जो जोगातीय दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% है। अब तक पढ़ा था दूध में प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन 80% की मात्रा में होता है। मैम ये भी पता चल गया। अब प्रोटीन कौन सा है? एक्टिन प्रोटीन मांसपेशी में होता है, आप जानते हैं ये हमारा मांसपेशी का मस्कुलर प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन अंडे के अंदर उपस्थित होता है, एग के अंदर,
ठीक है। पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। और मैम बचा क्या, यानी कैसीन। तो कैसीन हमारा प्रोटीन कहा जाता है जो दूध में उपस्थित है। ये देखो इसे कहते हैं मैम सीजीएल में क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने सवाल अब तक 50 क्वेश्चन कर लिए हमने, 51वें सवाल पे हैं। कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब मैम टफ तो कहीं है ही नहीं। इसको टफ नहीं कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नीम। नीम के संबंध में क्या दिखाई दे रहा है आपको? नीम के संबंध में क्या है? अब नीम की जो पत्तियां होती है ना, अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो देखो कुछ ऐसी नजर आती हैं। मतलब एक पत्ती होगी नॉर्मली, उसमें ऑपोजिट आपको ये इसका फाइलोटेक्सी दिखाई देगी, एक इधर, दोनों दूसरी तरफ विपरीत में आपको बनती हुई दिखाई देंगी। तो ये जो ऑप्शंस में दिया है ये पत्तियों का अरेंजमेंट ही पूछा है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को पिन्नेटली अरेंजमेंट कहते हैं। एक पिन पर ये दोनों अलग अलग आपको ऑपोजिटली दिखाई दे रहे हैं, तो पिन्नेटली अरेंज होती हैं। अगर कहीं ऐसा होता कि एक ही मध्य बिंदु पर सारी निकली होती तो पाल्मेटली के नाम से जाना जाता है इसको। पाम, पाम मतलब कहते हैं ना हथेली, एक हथेली के साथ ये आपकी 5 उंगलियां हैं, ऐसा ही डायग्राम मान के चलना। पाम से पामेटली याद रखना। तो मैम ये तो हमारा नीम में नहीं होता, लेकिन पिन्नेटली हमें नजर आती हैं। नीम की पत्तियां कैसी दिखाई देंगी? कुछ ऑपोजिट फाइलोटेक्सी के साथ। ठीक है, टेंड्रिल वो होती है जो क्लाइंबर के साथ आपको देखने को मिलती है, पेड़ के सपोर्ट में पतली सी डंठल घूमता हुआ नजर आता है। और देखो बोनस क्वेश्चन, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? मजा ही आ गया, मतलब ये तो इंतजार में थे मैम, कम आए हैं सवाल लेकिन एक शिफ्ट में तो जरूर आया है। सीजीएल 23 तारीख को शिफ्ट नंबर दूसरी में पूछा गया है क्या कि दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि आप जानते हैं कमी से स्कर्वी नाम का रोग करा देता है। ठीक है, स्कर्वी नामक रोग इसकी कमी से हो जाता है। और खट्टे फलों में ये मुख्य तौर पे आंवला, अमरूद इनके अंदर ज्यादातर उपस्थित होता है। तो इसी को कहते हैं क्या हम? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से। ठीक है, बस मैम इस प्रकार के सवाल मिल जाए तो देखो बाकी नहीं होगा। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 होता है, पायरिडॉक्सल उसकी फॉर्म है, पायरिडॉक्सामीन, ये सब इसी प्रकार से दिख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकृति के 3 साम्राज्यों को वर्गीकृत करने और पौधों के वर्गीकरण के लिए यौन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 1735 में सिस्टमा नेचुरी का प्रकाशन किसने किया था? मैं अगर इतनी कहानी ना ध्यान दूं, 3 किंगडम, ईयर, मुझे इतना पता है सिस्टमा नेचुरी किसने बनाई थी। आंसर क्या होगा? कार्ल वूज, रॉबर्ट विटेकर, अर्नस्ट हैकेल या कैरोलस लीनियस। तो मैडम एक ही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यही थे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण के जनक। और अपने को ये पता है कि इन्होंने बनाई थी सिस्टमा नेचुरी। ये किताब लिखवाई थी आपको, कौन सी किताब बनाई थी इन्होंने? सिस्टमा नेचुरी। हालांकि 4 बनाई थी, फिलोसोफिया बोटानिका, स्पीशीज प्लांटेरम, जनरा प्लांटेरम, बट ये इनकी प्रमुख किताब थी। और इसी के अंदर इन्होंने अपना पूरा ये जो वर्गीकरण है इसको यहाँ पर दिया था। बाकी रॉबर्ट विटेकर जो बताएंगे उनका आंसर होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, कि ये 5 जगत का जो वर्गीकरण है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको दिया था, जिसके तहत हमें पता चला था कि एक आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, 5 मेन किंगडम्स आपको दिखाई देते हैं। अगला सवाल देखेंगे। पूरे एसएससी सीजीएल के पेपर में 2 क्वेश्चन मिले बॉडी सिस्टम से। एक सवाल न्यूरॉन, ये नेफ्रॉन वाला था आपका, जिसमें आपने देखा नेफ्रॉन के बारे में पूछा था, किडनी की इकाई। दूसरा सवाल पाचन से आया। पाचन में पूछा, भोजन का पाचन पशु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। शेर, गाय, इंसान आदि जानवरों में इस प्रक्रिया को मुंह से शुरू होकर गुदा तक विभिन्न अंगों के उपयोग इसमें शामिल होता है। पूछा है, इस नहर का सबसे लंबा भाग किस नाम से जाना जाता है? अरे भैया सिंपल बात पूछ लेते कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे लंबी पार्ट कौन सी कही जाती है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? हमारे सारे स्टूडेंट्स आंसर लगा देते स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो कोई नहीं, 2 लाइन और पढ़ ली इस बहाने। ऐसे ही सवाल आते हैं, सिंपल है, बेसिक है, लेंदी हो सकता है भले ही, लेकिन उसने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ दे दिया है। ठीक है, तो लगभग आपको पता है कि सबसे लंबा भाग इसमें से
छोटी आंत का होता है। और छोटी आंत कितनी लंबी है मैम? 6.25 मीटर्स लंबी है। साथ ही साथ में अगर आपसे पूछे तो भैया आंसर तो ये आपका सही हो जाएगा। ये बड़ी आंत होती है 1.5 मीटर की, 25 सेंटीमीटर का ईसोफेगस होता है। कुल मिला के पूरी आहार नाल 9 मीटर लंबी होती है। अब सोचो 9 मीटर में से अगर 6.25 मीटर का भाग यहाँ पर है तो मैम आंसर क्या होगा? छोटी आंत का। फिट में पूछेगा तो 30 फीट बता देना, लगभग 30 फीट की आहार नाल देखी जाती है। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बाय विच मेथड डू रेड एल्गी रिप्रोड्यूस? किससे लाल शैवाल प्रजनन करते हैं? ग्राफ्टिंग, कटिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन और फ्रेगमेंटेशन। इस पूरी वीडियो में आपको हर दिन के जो भी पेपर हुए हैं उनके सारे शिफ्ट के सवाल मिल जाएंगे। आप आराम से इसको यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे ही रहेगी, इसी चैनल पे रहेगी, सर्च कर लेना। मैंने आपकी एक और वीडियो कराई थी पूरी बायोलॉजी 1 शॉट वीडियो, सर्च करोगे बायोलॉजी 1 शॉट बाय राधिका मैम, मिल जाएगी। 12 घंटे की क्लास थी, बकायदा एक एक टॉपिक तुम्हें उसके अंदर थ्योरी वाला कराया, यूट्यूब पे कराया। चाहो तो एक बार उसको देख लेना, अभी कोई भी एग्जाम आपका आने वाला हो तो। ठीक है, रेड एल्गी का जो प्रॉपर पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का वो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा विखंडन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला बताइए। रेड कलर बीट रूट में, चुकंदर में लाल रंग होता है ना, प्रॉपर बहुत सारा लाल रंग आपको उसमें देखने को मिल जाता है। बीट रूट का रेड कलर किसके कारण आता है? रंग देने वाले कोई ना कोई वर्णक है, कौन सा वर्णक है? आंसर करिए। करक्यूमिन, बीटानिन, बीटा कैरोटीन या लाइकोपिन? क्या उत्तर लगाएंगे? करो भाई फटाफट से। बहुत अच्छे, बीटा कैरोटीन इसका आंसर। गाजर में कौन सा होता है फिर? है भाई, अरे भैया बीटानिन होगा, गाजर में होता है बीटा कैरोटीन। कैरेट में, कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन है। लाइकोपीन आपको टमाटर में और बाकी इसी प्रकार से दिखाई दे जाएगा लाल रंग देता हुआ, लेकिन बीटानिन आपके बीट रूट यानी चुकंदर के अंदर लाल रंग के लिए मशहूर होता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी क्लासेस में आपके टर्टल्स आते हैं? टर्टल जिसको आप कहते हो कि आपके कछुओं का परिवार जो है वो किस क्लास में, किस श्रेणी में शामिल है? क्या आंसर लगाएंगे? फैमिली ऑफ टर्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास? तो मैम कछुआ जो है ना वो रेंगता हुआ जाता है, और रेंगने वाले सारे जानवर कहाँ आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। तो इनको हम कहते हैं सरीसृप की श्रेणी। देखो जितने भी तुम्हें क्रॉल करते हुए, इनका फीचर ही यही होता है कि ये क्रॉलिंग स्पीशीज हैं। अब आप बोलोगे मैम सांप किस में आता है? कई स्टूडेंट्स को एनिमल किंगडम में इस बात में प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल्स तुम्हें प्रॉपर क्लास नोट्स में कराएं, उतने कर जाना, और ट्रिक्स के साथ याद कराएं कि पक्षी कैसे, उभयचर कैसे, सरीसृप कैसे, और कौन कौन इसके अंदर आ सकता है। अब जैसे यहाँ है रेंग रहा है, छिपकली रेंग रही है, कछुआ हो गया, सांप है, मगरमच्छ है, मतलब जो भी गिरगिट विरगिट जो भी रेंग रहे हैं ना प्रॉपर्ली धरती पे, वो आते हैं इसके अंदर। कॉन्ट्रिक्थीज फिशेस के कैटेगरी में आ जाएगी आपकी, ये मछलियां हो गई। एम्फीबियन में मेंढक आ गया, एव्स में पक्षी आ गए, खत्म मैम कहानी। राइट, सबसे ज्यादा सवाल जो इस पूरे एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं पूरे सभी शिफ्ट्स को मिलाकर, वो हैं जंतु जगत के, एनिमल किंगडम के। प्लांट भी इतना नहीं पूछा, लेकिन हर शिफ्ट में एनिमल किंगडम तो आपका जरूर से पूछा गया है। ठीक है, ये देख सकते हो क्या कर रहा है, क्रॉल ही तो कर रहा है मैम। टर्टल है, टॉर्टोइज हो गया, कछुआ हो गया, ये सब जीव आपके। चलो ये देखो योगासन, तुम ना करो ये तो करे, है ना। तो मैम ये सारे जीव जो रेंगते हुए नजर आते हैं। अगला बताइए, गैमीट्स जो कि स्पाइरोगायरा एक प्रकार की शैवाल होती है, इसमें किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? युग्मक की श्रेणी आपसे पूछ रहा है। स्पाइरोगायरा में किस प्रकार के गैमीट्स उपस्थित होते हैं? लगाओ आंसर। आइसोगैमस, नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। तो भाई देखो फ्लैजिला तो इनके अंदर नहीं होता, लेकिन इसके अंदर सेम जब आप देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार के होते हैं, सेम साइज के। अब सेम साइज के मेल फीमेल गैमीट्स हैं। गैमीट्स मतलब जैसे मानव में स्पर्म और महिलाओं में ओवम, तो ऐसे ही स्पाइरोगायरा जो कि एक प्रकार की एल्गी है यानी शैवाल है, शैवाल आती है प्लांट्स में, तो इसको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? इसको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए गैमीट, और गैमीट इसके मेल फीमेल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। आइसो मतलब होता है समान, गैमस मतलब गैमीट्स जिनके समान
गैमीट्स दिखाई दें। फ्लैजला नहीं है मैडम, नॉन फ्लैजलेटेड इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला, ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, विच इज नॉट अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ ड्रग्स। मुझे ड्रग्स को विभाजित करना है, मैं केमिकल स्ट्रक्चर पे करूं, मॉलिक्यूल कहाँ टारगेट कर रहा है उस बेसिस पे करूं, उनके बिहेवियर पे करूं, या उनके औषधीय प्रभाव की भैया वो प्रभाव देगा सही से या नहीं, इस आधार पे करूं। बताओ जरा कौन सा बेसिस इसका नहीं है। बाकी 3 तो है। 24 सितंबर शिफ्ट नंबर 3, अभी इसी 2024 में सितंबर के महीने में पूरा पेपर कंडक्ट हुआ। 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो मैम देखो, हम ये भी देखेंगे कि भैया केमिकल स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। हम देखेंगे जो दवाई ड्रग आप बना रहे हो क्या वो आपके बॉडी मॉलिक्यूल पे टारगेट कर रही है। एलर्जी की दवाई बनाई है, क्या एलर्जी खत्म हो रही है कि नहीं हो रही, टारगेटेड ऑर्गन सही है कि नहीं, ये भी काम करेगा। और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एलर्जी की दवाई बना तो ली, क्या वाकई में एलर्जी ठीक होने के बाद उसके प्रभाव सही आ रहे हैं कि नहीं। तो मैम सब ठीक है, लेकिन बिहेवियर, व्यवहार का मतलब नहीं समझ में आया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका गलत हो जाएगा। बिहेवियर थोड़ी ना आपका चेक करा जाएगा ड्रग का, है ना। तो ये क्लासिफाई करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बाकी तीनों आपके सही है। क्लियर। अगला सवाल नंबर 61, लगभग कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्जिनिन, टायरोसिन, लाइसिन या हिस्टिडीन। बताइए जरा, 2 काम कर रहा है, शरीर में कोलेजन बना रहा है और कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में मदद कर रहा है। कौन सा सही हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे। चलो, करेक्ट आंसर इज लाइसिन। ये लाइसिन वाला ही भाग होता है जो कि आपका देखा जाता है कोलेजन को बूस्ट करता हुआ। आपने कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए भी लाइसिन का नाम सुना होगा। एक्चुअली टोटल बात करें तो देखो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं। 20 में से भी 10 आपके होते हैं आवश्यक और 10 होते हैं गैर आवश्यक। 10 इसेंशियल और 10 होते हैं नॉन इसेंशियल यानी गैर आवश्यक। ठीक है, इसके अंदर ही आते हैं हमारे ये जितने भी हम मेजर बात करते हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथायोनिन, प्रोवैलिन, फिनाइल एलानिन, ये सारे आते हैं एसेंशियल्स में। बाकी आर्जिनिन, एस्पैरागिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, सीरीन, सिस्टीन, प्रोलीन, टायरोसिन, ये आते हैं नॉन एसेंशियल में। तो इस प्रकार के नाम होते हैं। कुल मिला के देखें तो 8 हमें यहाँ पर दिखाई देंगे आवश्यक, और 2 जिसका नाम होता है आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये होते हैं हमारे अर्ध आवश्यक। तो ये नाम भी ध्यान रखना, है ना, ये दोनों होते हैं अर्ध आवश्यक। तो इस प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं। लाइसिन आएगा आवश्यक के अंदर, कुछ होते हैं जो हमारे डाइट से मिल जाते हैं, कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। तो इस प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, इन्हीं की मदद से प्रोटीन का निर्माण होता हुआ नजर आता है। बहुत सारे नाम होते हैं मैम, खैर ठीक है। अगला सवाल बताओ चलो, मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड, कोलेरा ये किस पैथोजन की मदद से हो रहे हैं? ये सवाल आपका पूछा है, मिलान कर देंगे। बहुत सिंपल प्यारा सरल सा सवाल है, बताइए जरा, मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड या कोलेरा। अब इसमें से अगर थोड़ा सा भी मैम इंपॉर्टेंट अगर पार्ट में देखूं और ध्यान लगाऊं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कैसे? पहला क्वेश्चन मलेरिया, तुम्हें कुछ पता हो चाहे ना पता हो, तुम्हें ये तो पता है कि मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, पता है कि नहीं? जल्दी से बताओ। फर्स्ट का डी मैम, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ कि नहीं? मैचिंग वालों में तो आधे काम बन जाते हैं तुम्हारे। चलो, डायरिया हो रहा है किसकी मदद से? आपने कहा रोटा वायरस की मदद से हो रहा है। टाइफाइड हो गया, साल्मोनेला टाइफी, हैजा हो गया, विब्रियो कोलेरा, बचा कुचा तो मैम लगा ही दिया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है कि नहीं? इससे सरल कुछ है कि नहीं? बस मैम
ठंडे, मतलब कहते हैं ना आराम से सोच समझ के काम करो, बहुत सरल चीजें आ रही हैं, कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी दो, चैप्टर की थ्योरी पढ़ करके जाओ, टॉप 400-500 सवाल कर भी जाओगे, पता नहीं मैम थ्योरी अगर मैंने नहीं पढ़ी तो दिक्कत होती है। आज जिसने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए हुए हैं उसका आसानी से आपका ये पार्ट सारा आसान तरीके से हो सकता है। अगला सवाल बताइए, उस सूजन की स्थिति का क्या नाम है जो विटामिन B2 की कमी से मुंह के दोनों कोनों में दरारें हो जाती हैं और पपड़ी बन जाती है, इसको कौन सी बीमारी कहते हैं जो विटामिन B2 की कमी से आपको देखने को मिल जाती है? बताओ, आंसर लगाओ। करेक्ट, चीलोसिस इसको कहते हैं। तो चीलोसिस नाम की जो बीमारी है ये होती है जब होठों पे साइड से एकदम, कहते हैं ना आपके होठ फट गए हैं, सूजन आ रही है, इसे कहते हैं। इस प्रकार की कंडीशन है, आइट साइड से जो आपको ये दिखाई देते हैं होठ फटते हुए, तो ये B2 की कमी होती है। B2 को हम नाम देते हैं राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन की कमी के कारण इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, माउथ में साइड से क्रैक्स आ जाना। सोराइसिस, अर्टिकेरिया, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ये स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। सोराइसिस भी आपके त्वचा पे वाइट कलर के दाग से बनने शुरू हो जाते हैं, ऐसी अर्टिकेरिया हो गई, पिती उठ गई। डर्मेटाइटिस, स्किन पे इन्फेक्शन हो रहा है मैम, डर्मा मतलब स्किन, पीछे लग रहा है आइटिस, कहीं पे भी आइटिस आता है मतलब इन्फेक्शन है। तो बताया है, ये सारी बातें अगर बारीकी से याद हो तो भैया देख लो, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एव्स यानी पक्षियों के समूह में नहीं आता है? सेटाक्युला, नियफ्रॉन, टेरोपस या स्ट्रुथियो? बताओ जरा, कौन सा पक्षियों में नहीं आता? सोच लो कि मैम एक एक करके बताऊंगा। यहां पर सिट्टाक्युला, नियोफ्रोन, स्ट्रुथियो तीनों पक्षी दिख रहे हैं, लेकिन टेरोपस का नाम सुना भी होगा आपने कि ये होता है फ्लाइंग फॉक्स, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। भारत में फ्लाइंग फॉक्स, ये स्तनधारी है एक्चुअली। ये क्या है? बर्ड में नहीं आता, पक्षी में नहीं आता, इट इज अ मैमल, स्तनधारी की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। ठीक है, आप अगर इसका डायग्राम देखोगे तो मैं जरा आपको बता दूं, ये वाला है, ये दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से, लोगों को चमगादड़ सा लगता है लेकिन है क्या? फ्लाइंग फॉक्स है। ये उड़ता हुआ ऐसे इस प्रकार का आपको लोमड़ी सी नजर आती है, क्योंकि मैमल्स की श्रेणी में आती है तो इसके फीचर्स भी आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इन बचे हुए तीनों की, तो देखो सिट्टाक्युला की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रकार का क्या है? पैरट है, तोते को कहते हैं, ये हरा तोता जो होता है। और नियोफ्रोन की बात करें तो वल्चर, ये वल्चर की श्रेणी में आता है। स्ट्रुथियो की बात करोगे तो ये आपका ऑस्ट्रिच जैसा नजर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बाकी के तीनों है, तीनों बाकी पक्षी हैं। ऑस्ट्रिच हो गया, शुतुरमुर्ग जिसे आप कहते हो, या हम बात करें आपके पैरट की, वल्चर की, बर्ड्स की, ये एव्स की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन कौन नहीं आता? तो मैम टेरोपस नहीं आता। इट इज इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये आप देख सकते हैं मैमल्स में स्तनधारियों में नजर आता है उड़ता हुआ। तीसरा सवाल डायग्राम वाला पूछा था, ये डायग्राम देकर कि बताइए इसकी खोज किसने करी थी। तो आप पहले तो पहचानेंगे कि ये डायग्राम किसका है ना। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर्स ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस? कौन, किस शोधकर्ता ने नाभिक के चारों ओर घनी दागदार जालीदार संरचनाएं देखी थी? दागदार भी थी और जालीदार भी थी, बताइए। विलियम हार्वे, फ्रांसिस क्रिक, कैमिलो गोल्गी या लुइस पास्चर? ये है गोल्गी बॉडी। क्या है ये? गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी काय किसने बनाई थी? तो मैम कैमिलो गोल्गी ने बनाई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सर विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक थे, ब्लड सर्कुलेशन के जनक थे। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक फ्रांसिस क्रिक, डीएनए, क्रिक एंड वॉटसन। ठीक है, और लुइस पास्चर रेबीज का टीका, रेबीज की वैक्सीन बनाई थी इन्होंने। तो बोलो याद आया कि नहीं? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आप थ्योरी उठाकर देखना, एक एक पार्ट ऐसी आपको लिखवाया हुआ है ना। जो भी साथी हमारे साथ हमारे स्पेशल बैचेस में थे, साइंस स्पेशल हो, जीएस स्पेशल हो, बहुत बारीकी से एक एक पार्ट आपको कराया हुआ है। ये सब क्या है मैम? ये गोल्गी बॉडी है। गोल्गी बॉडी के अलग अलग चपटी चपटी सी जो डिस्क होती है, इनको सिस्टर्ने कहा जाता है। ये वेसिकल्स बनाती हैं, पैकेट बना के ट्रांसपोर्ट करने का काम, इसका काम ही सीसीटीवी वाला है। पूरे सेल में बैठ के निहारेगी, अच्छा तुम आ गए, तुम आ गए, देखेगी, पैकेट बनाएगी, भेज देगी आगे। अगला सवाल लगाइए। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड्स।
कौन सी ऐसी विशेषता है जो पक्षी और स्तनधारियों दोनों में दिखाई देती? बहुत अच्छे। विविपैरिटी, पिगमेंटेड स्किन, न्यूमैटिक बोन्स या फिर वार्म ब्लडेड। देखो भैया, विविपैरस केवल कौन होते हैं, यानी जरायुज प्राणी। ये जरायुज केवल और केवल वो होते हैं जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं। स्किन पे पिगमेंटेशन किसकी दिखाई देता है, मैमल्स की। न्यूमैटिक हड्डियां किसकी हैं, पक्षी की, बर्ड्स की। लेकिन ये गर्म खून दोनों का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मैमल्स और बर्ड्स दोनों की श्रेणी में केवल ये फोर्थ वाला फीचर आपका सही दिखाई दे रहा है। एकदम करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए 67. In the context of cell division, which chromosomal behavior takes place at the leptotin stage? कोशिका विभाजन के संदर्भ में लेप्टोटीन चरण में कौन सा गुणसूत्र व्यवहार देखा जाता है? Chromosomes are unsynapsed, synapsis is complete, homologous chromosomes pair या chromosomes begin to condense? कौन सा पार्ट आता है लेप्टोटीन की स्टेज पे? बताएं भाई आंसर। करेक्ट। लेप्टोडीन की बात करिए तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पेयरिंग नहीं होती है ना, अभी इसमें अनसाइनैप्स होते हैं, इनकी कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, ये मियोसिस का भाग है जिसको अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के 5 पार्ट होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, ये डाइकाइनेसिस वगैरह हो गया, और फिर आपका डिवाइड होता है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, इन स्टेजेस के अंदर शुरुआत में स्टेज आती है लेप्टोटीन की, जिसमें पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू होंगे। उसके बाद आपने देखा कि धीरे धीरे करके अरेंज होंगे और अपने क्रोमैटिड्स वाले खंड बना लेंगे, और फिर इनका डिवीजन जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, डायड बनता है, टेट्राड बनता है, और पहला स्टेज होता है जिसको लेप्टोटीन कहते हैं, जो आपसे पूछा जा रहा है, जिसके अंदर इनका कंडेंसेशन नजर आता है। एक ये क्वेश्चन भी अगर किसी ने ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो भैया आसानी से करके आ सकता है। अगला बताइए, सबफाइलम और एनिमल। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सामान्य स्तर पे सब फाइलम की कैटेगरी में हम नहीं जाते, हम फाइलम तक पढ़ते हैं, हम फाइलम के बाद आपके इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, सब फाइलम में नहीं आते। तो ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर एक लेवल अप करके क्वेश्चन दिया है, लेकिन पूरे अब तक के सवालों में एक अकेला ऐसा सवाल दिखाई दिया है, ठीक है। फिर भी आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो हम रोजमर्रा में सुन लेते हैं। और वो भी छोड़ो मैम, तो हमें पता है कीट, जिसको हम कहते हैं ना मच्छर, एक ऑप्शन उसने ऐसा दिया है जिससे आप एलिमिनेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो जरा सोच करके बताओ कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला वाला है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा का मतलब क्या होता है, जिसके 6 प्रॉपर हाथ पांव दिखाई दें, पोडा मतलब हाथ पांव और हेक्सा मतलब 6, तो जिसके 6 दिखाई दें वो कीटों में आता है, कीट आर्थ्रोपोडा में आता है। अगर थोड़ा सा तुम ये कनेक्शन बनाकर लगा देते तो हेक्सापोडा मॉस्किटो आंसर हो जाता सही, पहले वाले का बी हो जाता। दूसरा क्रस्टेशियंस में आता है डेफनिया। फिर उसके बाद मैं माइरियापोडा की बात करूं तो इसमें जुलूस और इसमें लिम्यूलस, इस प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर देखी जाती हैं। तो आपका बी, ए एंड डी एंड सी, बी, ए, डी और सी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार का एक आधा सवाल आ जाता है जीएस में, इतना तो चलता है, अगर तुम छोड़ करके भी आए होगे तो कोई समस्या नहीं है मैम, लेकिन ओवरऑल पूरी बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे आसानी से एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है, इट्स नॉट दैट लेवल ऑफ टफ। अगला देखो, मिलान के ऊपर एक सवाल और आपका आया है। मिलान करने के लिए एक क्वेश्चन और आपका देखा गया है, ग्लूकोज, ईस्ट, ग्लाइकोलाइसिस और पायरुवेट एसिड। जरा मिलान करिए, ये कौन सा पार्ट सही है? ग्लूकोज, ईस्ट, पायरुविक एसिड या ग्लाइकोलाइसिस? तो पहला वाला ही लिखा है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए आप बता सकते हैं कि देखिए ग्लूकोज एक श्वसन के लिए सर्वोत्तम जैविक सबस्ट्रेट के तौर पे देखा जाता है, यानी ग्लूकोज के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही है, यानी सेकंड ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। फिर भी देख लेते हैं, खमीर की अगर बात करेगा तो खमीर आपको पता है फर्मेंटेशन, किण्वन के प्रोसेस में मदद करता है,
ठीक है भाई। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का जो आपका तोड़ना, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आप बता सकते हो कि जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्लूकोज के पायरुविक एसिड में तोड़ने के बारे में, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, किस में तोड़ा जा रहा है, पायरुविक एसिड में। तो इसका आंसर बी हो गया। और पायरुविक एसिड क्या है, तो भैया ये एक इंटरमीडिएट है। जब ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल होती है तो ग्लूकोज पहले किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में, फिर जाती है कहानी क्रेब्स साइकिल में। तो ये आपके श्वसन के चैप्टर से भी सवाल बन गए हैं, राइट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, करेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत बेसिक। अगला सवाल देखेंगे। विच लॉ स्टेट्स दैट endothermic animals from cold climates have smaller extremities or appendages that closely related species from the warm climates। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का, जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में एक सवाल पढ़ा था कि जितने भी ठंडे जलवायु के एंडोथर्मिक जानवर हैं इनके छोर या उपांग, बेसिकली कान की बात कर रहा है, इसके एक्सट्रीमिटीज मतलब कान की मैं बात करूं, उपांग की बात करूं, ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये नियम किसका था, एलन का नियम था। तो इसको आप कहते हैं एलन्स रूल। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल था आपका सिंपल सा, ठीक है। थोड़े थोड़े कुछ एक आधा क्वेश्चन ही हार्डली इस पूरे सेट में आपको ऐसा मिला होगा जहां आपको लग रहा है कि नहीं मैम ये चीजें हमने नहीं पढ़ी हैं, हार्डली 1 या 2, वो कुछ तो आपको देंगे भी, लेकिन बाकी पूरी बायोलॉजी से बहुत प्यारे और बहुत बेसिक सवाल आप लोगों ने देखे। ये सब आपके 26 सितंबर तक, 3rd शिफ्ट में, लास्ट शिफ्ट तक जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी के बने वो सभी हमने यहाँ पर लगभग 70 सवालों को कवर किया है। और इसी के साथ अब आप लोग की PDF जो है इस पूरे सेशन की आपको मिल जाएगी हमारे रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो राधिका मैम साइंस टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, ये सारी आप लोगों की आईडी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। राधिका मैम साइंस के नाम से है। कोई भी आपको प्रॉब्लम समस्या लगती है, आपका पेपर कैसा हुआ ये आपको बताना है, कोई भी चीज अगर आपको लगती है तो आप पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो राधिका मैम साइंस के नाम से, ठीक है। बाकी इस पूरे सेट से आपको कितना फायदा हुआ, कितने सही हुए, क्या आपका स्कोर बैठ रहा है, जरूर से बताइएगा। इसी प्रकार से रेगुलर मैं आपकी क्लासेस करा रही हूँ रोज सुबह 11 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। जरूर से जुड़िए ताकि आपके SSC के आने वाले एक भी दिक्कत समस्या आपको यहाँ पर ना बने सवाल में, ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन पर प्रॉपर साइंस का स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं जुड़ करके। 23 सितंबर से शुरू हुआ है, प्रीलिम्स मेंस दोनों पार्ट को टारगेट करते हुए, ऐसे ही बकायदा थ्योरी के साथ। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर सवालों को लगाएंगे, फिर डाउट्स होंगे तो डाउट्स क्लियर करेंगे। ये पार्ट है जिससे आपके इस प्रकार के बायोलॉजी के अगली साल जो भी क्वेश्चन आए वो गलत ना हो, ठीक है। थ्योरी एक बार होती है लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार होती है। तो मैम यही नुस्खा अगर अपना लिया ना, एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो जुड़े रहें और आप हमारे RJ विक्रमजीत ऐप को आज ही डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर ये पूरा साइंस का स्पेशल बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पूरी बायोलॉजी का पोर्शन आपको मैं कवर कराऊंगी, केमिस्ट्री फिजिक्स आपके पुष्पेंद्र सर कवर कराने वाले हैं। साथ में अगर आपको पूरे GS में समस्या है तो भाई आपका GS स्पेशल बैच भी आपके लिए है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए दिए गए हैं। आपके दीपक सर आपको बहुत शानदार तरीके से हिस्ट्री और आपके इकोनॉमिक्स के पोर्शन को करा रहे हैं। अमित सर आपके करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक GK जो कि मैम गेम चेंजर तो है ही है, ठीक है। बाकी आपके सुशांत सर पॉलिटी और ज्योग्राफी के पार्ट को करा रहे हैं। तो आपके पूरे GS के पार्ट, साथ में आपको यहाँ कंप्यूटर लैब सर करा रहे हैं, पूरा कंप्यूटर जो मेंस लेवल तक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में बायोलॉजी मैं आपको कवर कराऊंगी और पुष्पेंद्र सर आपको कराएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो भाई ये भी बैच इसी अकॉर्डिंग आपके लिए तैयार किया गया है, मात्र 999 में। जुड़िए और अपनी पूरी तैयारी को बकायदा आप यहाँ पर कर सकते हैं RJ विक्रमजीत ऐप को डाउनलोड करके। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर पूरा का पूरा बैच आपको मिल जाएगा। बाकी कॉम्बो स्पेशल में कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट अगर आप में से है ना, फ्रेशर का मतलब क्या है कि मैम अब तक नहीं पता क्या है CGL कैसे है, PYQs का ये सेट तो आपने देख लिया, अब आपको तैयारी करनी है। तो अलग अलग जगह भटकने से अच्छा है एक जगह कंप्लीट समाधान हमें मिल जाए जहां हमारे सारे विषय
आपके रीजनिंग के गुरु विक्रमजीत सर हैं, आदित्य सर आपको मैथ्स कराएंगे, प्रशांत सर आपको इंग्लिश कराएंगे, मैं आपको बायोलॉजी कराने वाली हूँ, जीएस में पूरी टीम आप लोगों के पास है, कंप्यूटर भी आप लोगों के पास है मैम, सारे सब्जेक्ट्स फॉर ऑल योर एग्जाम्स आपको मिल रहे हैं। वन शॉट सोल्यूशन है 2699 में। तो आप इस बैच के साथ जुड़कर के भी अपनी प्रिपरेशन को और खूबसूरत बना सकते हैं, एक बार में संपूर्ण समाधान। तो मेरी सलाह तो आपके लिए इसी बैच के लिए रहेगी कि देखो इस बैच में एनरोल करो, बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पर मैंने आपकी एक थ्योरी क्लास कराई हुई है, कंप्लीट बायोलॉजी की वन शॉट थ्योरी, जो कि आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से हर एग्जाम में मदद करेगी। ये क्लास आपको सर्च करने पर भी मिल जाएगी, कंप्लीट बायोलॉजी वन शॉट बाय राधिका मैम। बाकी तो देखिए लगातार जुड़े रहिए, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। अगर आप में से कोई भी साथी ऐसा है जो अपनी पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं तो वो अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज का ये सेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच।